नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोलफुल ऑडियो बुक। यहाँ आपको मिलेगी अनगिनत दिल छू लेने वाली कहानियाँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। डार्क मफिया रोमांसा पार्ट 1। मेरा दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, पर कुछ ही घंटों में सब बदल गया। मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया और शायद मेरी किस्मत भी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब गुंडों का एक झुंड मेरी छोटी सी बेकरी में घुस आया। देखते ही देखते ग्राहक डर के मारे भागने लगे। मैं जड़ होकर खड़ी रह गई। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। अगर उन्होंने दुकान लूटी तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। यही मेरी रोजी रोटी थी, यही किराया भी निकलता था। मीरा वैलेंटे, उनमें से एक लंबा चौड़ा आदमी मेरी ओर बढ़ा। उसका नाम लेना ही काफी था कि मेरी सांसें थम गईं। वो मेरा नाम कैसे जानता था? मैंने घबराकर कहा, जी, मैं ही हूँ। आप कुछ चाहते हैं? तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने ठंडे स्वर में पूछा। मेरा भाई? मैं हकली। वो गरजा। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? रॉबर्टो कहाँ है? मैं पीछे हट गई। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? मन में सवालों का सैलाब उमड़ आया। इस बार उसने क्या किया होगा? वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ ही जाता था। गुंडों का मुखिया बोला, उसने मेरे बॉस से बहुत सारा पैसा उधार लिया है। मैंने आंखें बंद की, झुंझलाती हुई। कब रुकेगा वो ऐसी हरकतें करना? मैं उसे संदेश पहुंचा दूंगी, मैंने कहा। वो हंसा, सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, तू हमारे साथ चलेगी। क्या? बिल्कुल नहीं। मैं कहीं नहीं जा रही। तेरे पास कोई विकल्प नहीं है, उसने कहा। मैं भागने की कोशिश करती हूँ, लेकिन 5 कदम भी नहीं चली थी कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरे चेहरे पर कुछ लगाया, क्लोरोफॉर्म। सब अंधेरा हो गया। जब होश आया, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ पीछे बंधे, घुटनों के बल जमीन पर। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, या ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। डर से मैं कांप रही थी। थोड़ी दूरी से कदमों की आहट आई, दरवाजा खुला और एक भारी, गहरी आवाज गूंजी, उसे मेरे पास लाओ। उस आवाज में ऐसी ठंडक थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किसी ने मुझे जबरदस्ती खड़ा किया, धक्का देकर दोबारा घुटनों पर बैठाया। महंगे इत्र की खुशबू ने कमरे में हलचल मचा दी। फिर उसने मेरा चेहरा छुआ। मैंने सिर झटकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी ठोड़ी पकड़कर स्थिर कर दिया। मुझे जाने दो, मैंने दांत भींचते हुए कहा। उसकी हल्की हंसी ने मुझे फिर से डरा दिया। रॉबर्टो कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैंने जैसे तैसे कहा। तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, बता दे वो कहाँ है, वरना तुम दोनों का मिलना शायद किसी और जन्म में ही होगा। रॉबर्टो, उसने मेरी बात काट दी। तेरा भाई मुझ पर बहुत बड़ा कर्जदार है, इसका मुझसे क्या लेना देना? मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ है, मैंने चिल्लाया। ये झूठ था, लेकिन मैं किसी भी हालत में अपने भाई के लिए खतरा नहीं बनने वाली थी। तभी उसने पट्टी हटाई। मैंने अपनी आंखें झपकाईं और पहली बार उसका चेहरा देखा। तेज, स्टील जैसी ग्रे आंखें, और उनमें ऐसी ठंडक जैसे इंसान नहीं, पत्थर हो। कुछ देर तक वो बस मुझे देखता रहा, फिर बोले गए उसके शब्दों ने मेरी ज़मीन खींच ली। तुम मेरी पत्नी बनने जा रही हो। मेरी आवाज कांप उठी। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मैं मरना पसंद करूंगी, या फिर तेरे भाई को मरना होगा, उसने शांत स्वर में कहा। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। सांसें भारी हो गईं। वो मुस्कराया। मुझे पता था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, इसे खोलो और हेलीकॉप्टर में ले चलो।
मैंने छूटने की बहुत कोशिश की, पर किस्मत कहाँ सुनने वाली थी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैंने चिल्लाया। तेरे नए घर में, उसने जवाब दिया, बिना मेरी ओर देखे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच्चाई है। सब कुछ इतनी तेजी से बदल गया कि दिमाग सुन्न पड़ गया। मैंने धीमे से बुदबुदाया, रॉबर्टो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। काश मैं उस मुसीबत से बच पाती जिसमें वो मुझे धकेल गया। हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने उस आदमी के बारे में सोचा जिसने बिना झिझक मेरी जिंदगी छीन ली थी। और मुझे तब भी नहीं पता था कि मैं किससे शादी करने जा रही थी। देश के सबसे खतरनाक आदमी से, इतालवी माफिया डॉन जेस रोमानो से। क्या आप चाहेंगी कि अगला अध्याय मैं इसी भावनात्मक और सिनेमैटिक नैरेशन शैली में जारी रखूं? मीरा करीब 1 घंटे बाद हेलीकॉप्टर एक विशाल इमारत के सामने उतरा, वही जगह जो उसकी थी। उसके साथ कई बॉडीगार्ड थे और उसके चेहरे पर वही स्थायी ठंडपन, वही तना हुआ भाव। सूरज डूब चुका था, पर उसने अब भी काला चश्मा लगा रखा था। मैंने चारों ओर देखा, चारदीवारियों के भीतर भी पहरेदार तैनात थे। महल जैसा घर, सुनहरी झूमरों का नूर, संगमरमर की सीढ़ियां और हर ओर वैभव की चमक। मेरे जैसे साधारण इंसान के लिए ये जगह किसी और ही दुनिया का हिस्सा थी। हम विशाल ड्राइंग रूम में पहुंचे ही थे कि एक महिला की आवाज गूंजी, जेस। वो रुक गया। माँ, उसने छोटे से उत्तर में कहा और आगे जाकर उनके गाल पर एक हल्का चुंबन रख दिया। उनकी नजर मुझ पर पड़ी। ये कौन है? ये मीरा है, उसने कहा। मेरे नाम की अदायगी में कुछ ऐसा था कि मेरे पूरे बदन में अजीब सी सिरहन दौड़ गई। संभल मीरा, खुद को काबू में रख। मीरा मेरी होने वाली पत्नी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसकी माँ की ओर देखा। वो बूढ़ी नहीं लग रही थी, पर उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या तुमने इसे अगवा किया है? उन्होंने घबराकर मुझसे पूछा। शायद वो अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती थी। मेरे मन में एक पल के लिए उम्मीद जगी कि शायद ये महिला मुझे बचा ले। लेकिन वो बोला, माँ, इसमें मत पड़ो। मुझे बस शादी की तैयारी करवानी है। सभी को बुला दो। शादी 1 हफ्ते में होगी। 1 हफ्ते में, मुंह से अपने आप निकल गया। वो अनसुना करके आगे बढ़ गया। इसे इसका कमरा दिखाओ, उसने कहा, और बिना पीछे मुड़े चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी बुरे सपने के बीच फंसी हो। थोड़ी देर में 2 नौकरानियां आईं और मुझे ऊपर वाले कमरे में ले गईं, इतना बड़ा कि मेरे पूरे अपार्टमेंट से 2 गुना। कमरे में अकेली रहकर मैं बिस्तर पर बैठ गई और रोने लगी। मेरा फोन जब्त कर लिया गया था। किसी से मदद मांगने का कोई जरिया नहीं था। और वो भाई, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, उसी से बात भी नहीं कर सकती थी। मैंने चारों ओर देखा। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि भागने का तो सवाल ही नहीं उठता था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 नौकरानियां अंदर आईं। एक के हाथ में खाना था और दूसरी 2 सूटकेस लाती हुई। इनमें क्या है? मैंने आंसू पोंछते हुए पूछा। मिस्टर रोमानो ने कहा है कि ये आपकी जरूरत की चीजें हैं, उनमें से एक बोली। वे चली गई। मैंने राहत की सांस ली और खाना खाने बैठ गई। भूख इतनी थी कि पल भर में सब खत्म कर दिया। सूटकेस खोले तो उनमें नए कपड़े, गहने, सौंदर्य सामान और एक नया मोबाइल फोन था। मैंने फोन चालू किया और उसमें रखा सिम डालकर सबसे पहले अपने भाई को कॉल किया। कॉल कई बार लगाया, जवाब नहीं मिला। फिर मैंने मैसेज भेजा और तभी उसका कॉल वापस आया। रॉबर्टो, तुमने क्या किया है? मैंने चिल्लाते हुए कहा। मीरा,
भगवान का शुक्र है तू ठीक है। तू कहाँ है? पहले ये बता, तूने जेस रोमानो से कितने पैसे लिए थे? वो चुप हो गया। बोल, वरना मैं खुद उसे बता दूंगी कि तू कहाँ है और वो तेरा क्या हाल करे। उसने भारी सांस ली। $2 लाख। क्या? मैं चिल्लाई। मैंने चुराए नहीं थे मीरा। मैंने बस उसकी डिलीवरी की थी, लेकिन रास्ते में हमला हो गया, पैसे लुट गए। तो उसे सच क्यों नहीं बताया? बताया था, उसने यकीन नहीं किया, इसलिए भागना पड़ा। मैंने झुंझलाकर बालों में हाथ फेरा। मैंने तुझसे कहा था, गंदे धंधों से दूर रह। लेकिन तुझे तो खुद मुसीबत बुलाने की आदत है। मुझे माफ कर दे। मैं कोई रास्ता निकालूंगा तुझे वहां से बाहर लाने का। मैंने निराश होकर कहा, अब कोई फायदा नहीं, रॉबर्टो। मैं उससे शादी करने वाली हूँ, 1 हफ्ते में। नहीं मीरा, तू किसी राक्षस से शादी नहीं करेगी। अगर नहीं की, तो तू मर जाएगा, मैंने ठंडे स्वर में कहा। उसी वक्त दरवाजा खुला और जैसे किसी ने मेरे मन की बात सुनी हो, वो वही था, जेस रोमानो। मैंने जल्दी से फोन काट दिया। लगता है तुम यहाँ अब आराम से रहने की कोशिश कर रही हो, उसने कहा। उसकी निगाह ऐसी थी जिससे मेरी रूह कांप उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने झुंझलाकर पूछा। तुम शायद भूल रही हो कि ये मेरा घर है, उसने ठंडेपन से कहा। कुछ ही घंटे हुए हैं और तुम पहले से अपनी जगह बना रही हो। अच्छा है, मैंने नजरें फेर ली। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो, वो बोला। तुम अपने भाई से बात कर रही थी। ये सवाल नहीं, बयान था। उसे शादी में बुलाओ, उसने कहा। क्या? मैंने आश्चर्य से देखा। सुना तो होगा। कौन तुम्हें मंडप तक लेकर जाएगा? क्या तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। उसने हल्की मुस्कान दी। उसका कर्ज चुका दिया गया है, अब इसकी जरूरत नहीं। यानी मुझे उसके हाथ बेच दिया गया था। $2 लाख में। कमाल है। वो पास आया, इतनी नजदीक कि मेरी सांस थमने लगी। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया, माथे पर अपना साया झुकाया और मेरी आंखों में देखकर कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हें तोड़ने वाला हूँ। मेरे होंठ सूख गए। डर, गुस्सा और एक विचित्र कंपन। मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ बेकाबू हो चुका था। मुझे शायद तभी समझ जाना चाहिए था, ये कहानी किसी खुशी के अंत पर नहीं पहुंचेगी। पार्ट 2 डार्क माफिया रोमांसा। मीरा। वो हफ्ता मानो धुंध की तरह गुजर गया। जिस आदमी से मेरी शादी होने वाली थी, उसे मैंने बहुत कम देखा। और सच कहूं तो इससे मुझे राहत ही मिली। उसके आसपास किसी अजीब सी ऊर्जा थी, ठंडी, हावी करने वाली। जब भी वो पास होता, ऐसा लगता कि कमरे की हवा भी उसके मुताबिक सांस लेती है। आईने के सामने खड़ी मैं खुद को देख रही थी, सोने की झिलमिल रोशनी में सजी एक अजनबी दुल्हन। मेरे शरीर पर वो मछलिनुमा सफेद गाउन था, जिसकी कीमत मेरी 2 साल की कमाई से ज्यादा थी। मेरे भूरे बाल ऊपर एक सुरुचिपूर्ण जूड़े में बंधे थे और गले में असली हीरे दमक रहे थे। जेस की मां ने शादी के सभी कपड़े और गहने खुद चुने थे। मुझसे राय जरूर ली गई थी, मगर बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उनका बर्ताव हमेशा तटस्थ रहा, न स्नेह, न विरोध। मैं समझ ही नहीं पाई कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। मेरे विचारों की श्रृंखला एक दस्तक से टूटी। आओ, मैंने घूंघट ठीक करते हुए कहा। मीरा। रॉबर्टो। मैं भागकर उससे लिपट गई। चेहरे पर किसी भी चोट की तलाश में उसकी शक्ल बारीकी से देखी। क्या उन्होंने तुझे चोट पहुंचाई? उसने सिर हिलाया। नहीं,
मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ, उसने नजरें झुका ली। सब मेरी गलती है। काश मैंने तेरी बात मानी होती। मैंने उसके गाल पर हाथ रखा। अब इसका कोई मतलब नहीं, वो बेचैनी में बोला। तू मेरी वजह से उस राक्षस से शादी कर रही है। चुप, मैंने उसे शांति से कहा। मैंने माँ से वादा किया था कि हमेशा तेरा ख्याल रखूंगी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। फिर मन का बोझ हल्का करने को आधा मजाक करते हुए बोली, वैसे भी वो मुझसे ऊब जाएगा, तब शायद मुझे छोड़ देगा। रॉबर्टो की आंखों में आंसू आ गए। ये वही मजबूत भाई था जिसने बचपन से मुझे हर मुश्किल में संभाला था। हमारे माता पिता की मौत के बाद हम सिर्फ एक दूसरे के सहारे थे, और अब मैं उसी के लिए अपनी जिंदगी त्याग रही थी। रोना बंद कर, तेरा आंसू देखकर मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। मैंने हंसने की कोशिश की। वो मुस्कराया, तू बहुत खूबसूरत लग रही है। धन्यवाद, मैंने बमुश्किल कहा। तभी फिर दस्तक हुई। अब समय आ चुका था उस अनजान आदमी से पूरी उम्र के बंधन में बंधने का। गार्ड हमें सीढ़ियों से नीचे ले गया, जहां खुली जगह में सजी शादी की रस्म का मंडप था। हर तरफ अजनबी चेहरे थे, जेस के परिवार के लोग, उसके साथी, कारोबारी। इतनी अचानक शादी के बावजूद उसने पूरा जमावड़ा इकट्ठा कर लिया था। मैंने सिर उठाकर उसे देखा, काले सूट में सजा, बेपरवाह, ठंडे चेहरे वाला। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। रॉबर्टो ने कांपते हाथों से मेरा हाथ जेस के हाथ में रखा। उसकी निगाह की सख्ती ने मेरी रूह हिला दी। कृपया मेरी बहन का ध्यान रखिए, रॉबर्टो ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। जवाब में जेस बोला, वो अब सुरक्षित है। अजीब था, लेकिन उसके उस वाक्य ने मुझे थोड़ी राहत दी। काश मुझे पता होता कि मैं किस दुनिया में कदम रख रही हूँ। वचन लेने की रस्म शुरू हुई। जब अधिकारी ने हाँ कहने को कहा, मैं कुछ पल के लिए झिझकी। क्या मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हूँ? क्या वो वाकई मुझे आजाद करेगा जैसा मैं सोच रही हूँ? या मैं खुद को धोखा दे रही हूँ? मीरा, उसकी तीखी नजरें मेरी आंखों में गड़ी। सॉरी। हाँ, मैं तैयार हूँ, मैंने बस इतना कह पाया। अंगूठियों का आदान प्रदान हुआ। और फिर, अब आप दोनों पति पत्नी हैं। हल्की ताली बजी। मगर जब अधिकारी ने कहा, अब दूल्हा दुल्हन को चूमे, तो मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने सांस रोक ली। वो झुका, पर होंठों पर नहीं, बस मेरे गाल के पास हल्का सा स्पर्श किया। मैंने आंखें खोली। उसकी मुस्कुराहट नजर आई। होंठ सधे हुए थे, मगर आंखों में एक अजीब चमक थी। हम हाथों में हाथ लिए मंच से नीचे उतरे। कैमरामैन तस्वीरें खींचने लगे। फिर सब स्वागत भोज के लिए बढ़े। मैंने चारों ओर देखा और पाया कि लगभग हर आदमी हथियार से लैस था, किसी भी वक्त खून बहाने को तैयार। ये ही अब मेरी हकीकत थी। रिसेप्शन छोटा था। हमने केक काटा, आसमान में गोलियां चलीं, पहली डांस हुई, पर कदमों में कोई लय नहीं थी। फिर जेस ने सबको धन्यवाद दिया और मेहमानों को विदा कर दिया। मैंने रॉबर्टो को कसकर गले लगाया। जाने से पहले उससे वादा लिया कि अब किसी मुसीबत में नहीं फंसेगा। अब और किसी आदमी से मेरी शादी मत करवाना, मैंने आंखें पोंछते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जेस ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया। भीतर लौटते हुए मैंने राहत की सांस ली। शादी खत्म हो चुकी थी। मैं अपने कमरे की ओर बढ़ी। कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज पीछे से आई। अपने कमरे में, मैंने इशारा किया। अब तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारा सामान वहां पहुंचा दिया गया है जहां तुम्हें होना चाहिए। चलो। लेकिन
ये कोई सवाल नहीं है, मीरा। उसके शब्दों में ऐसा आदेश था जिसे ठुकराना मुमकिन नहीं था। मैंने अनिच्छा से उसका पीछा किया, ठीक वैसे जैसे कोई बेबस भेड़ बकरे को वधशाला की ओर ले जाया जाता है। मीरा रात गहरी थी और हवाओं में ठहराव था। मैं करवटें बदलते बदलते थक चुकी थी, लेकिन नींद जैसे मुझसे कोसों दूर थी। मन में लगातार वही बेचैनी, नए घर की दीवारों के बीच में कैद सी महसूस कर रही थी। आखिरकार मैं बिस्तर से उठ गई और कमरे में कुछ ढूंढने लगी। मेरा फोन। थोड़ी खोजबीन के बाद वो मुझे बेडसाइड की एक दराज में मिला। शायद किसी ने वहीं रख छोड़ा था। मैंने राहत की सांस ली, फोन चालू किया और वापस बिस्तर पर जाकर बैठ गई। स्क्रीन की रोशनी ने कमरे के अंधेरे को तोड़ दिया। अनायास ही मैंने सोशल मीडिया खोल लिया, वही पुरानी आदत जो मुझे कुछ देर के लिए सुकून देती थी। लोग अब तक वही रोजमर्रा की बातें, तस्वीरें और टकराव साझा कर रहे थे, पर मैं उनके बीच एक भूत की तरह महसूस कर रही थी, जिंदा होकर भी गायब। मैं ये सब पोस्ट करना चाहती थी, उस सफेद गाउन की झलक, अपने चेहरे की थकी हुई मुस्कान, वो मंडप जहां मैंने हाँ कहा था। लेकिन नहीं, मैं कुछ भी नहीं लिख सकती थी। इस शादी की कोई तस्वीर, कोई खबर बाहर नहीं जा सकती थी। यह एक रहस्य था जिसे दुनिया से छुपाना जरूरी था। मेरी लोकेशन या पहचान बाहर गई तो मैं जेस के दुश्मनों का निशाना बन सकती थी। ये सब मुझे मेरी नई सास ने बताया था। शादी की तैयारियों के दौरान उन्होंने मुझे सावधानी की पूरी किताब पढ़ा दी थी। तुम अब जेस रोमानो की पत्नी हो, मीरा। उसके दोस्त भी खतरनाक हैं, दुश्मन तो और भी। मैंने बस सिर हिलाया था, लेकिन मन में कुछ शब्द गूंजते रहे। अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही। धीरे धीरे स्क्रीन की रोशनी सुस्त लगने लगी। मैंने फोन साइड में रखा, सिर तकिए पर रखा और छत को देखने लगी। कितना अजनबी था ये कमरा, ये दीवारें, ये नाम जिसका अब मुझसे रिश्ता जुड़ चुका था। शायद अब यही मेरी सच्चाई थी। एक बंद दुनिया जिसमें बाहर की हवा तक ढलने की इजाजत नहीं थी। मैंने आंखें बंद की। मन में बस एक ही ख्याल आया, काश मुझे अंदाज होता कि मेरी जिंदगी अब कितनी तूफानी होने जा रही है। पार्ट 3 डार्क मफिया रोमांसा। जेस। माँ, मैंने उन्हें अपने ऑफिस में दाखिल होते देखा। रात काफी बीत चुकी थी और त्योहार सी शादी के बाद ये अचानक मुलाकात मुझे खटक रही थी। कुछ जरूरी काम था, मैंने अधीरता से पूछा। मेरे पास वक्त कम था और करने को बहुत कुछ। फिर भी मेरी माँ का आना शायद किसी वजह से था। तुमने उस लड़की से शादी क्यों की? उन्होंने सीधे सवाल किया। मैंने फोन स्क्रीन से नजर उठाए बिना कहा, वो मेरी पत्नी है और उसका नाम मीरा है। मेरे फोन पर लगातार बिजनेस मैसेज आ रहे थे, कुछ डिलीवरीज लेट चल रही थी। कारोबार में विलंब मतलब नुकसान। जिनकी वजह से ये हो रहा था, उन्हें जल्द सबक सिखाना ही होगा। उन्होंने गहरी सांस ली। अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। आप ही तो कहती थी कि हमारे परिवार की वंश परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तो अब मेरे पास एक पत्नी है जो मुझे उत्तराधिकारी दे सके। तुम्हें डॉन कास्टेलो की बेटी से शादी करनी चाहिए थी, गठजोड़ के लिए, उन्होंने याद दिलाया। मैंने कंधे उचकाए, अब बहुत देर हो चुकी है। शादी हो चुकी है। तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है? ये फैसला जंग शुरू कर सकता है जेस। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हो? मेरी आंखें उनके चेहरे पर ठहर गईं। उनमें डर था मेरे लिए। उन्हें अपनी सुरक्षा की नहीं, बल्कि मेरी सुरक्षा की चिंता थी।
लेकिन जो वो नहीं जानती थी वो ये कि मैं हर स्थिति के लिए तैयार था। पिता ने मुझे ऐसा ही बनाया था। उनके जाने के बाद इस सत्ता की बागडोर मैंने संभाली और डरना कभी सीखा ही नहीं। सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, माँ, मैंने ठंडेपन से कहा। अब आप आराम कीजिए। कल से मीरा को सिखाइए कि इस घर की मालकिन बनकर उसे क्या करना है। उन्होंने हार मानकर सिर हिलाया और कमरे से निकल गई। अब अकेला रह गया तो विचारों की धार तेज हो गई। मीरा से शादी करना एक झटके में लिया गया फैसला जरूर था, लेकिन पूरी सोच के साथ। मैं उस पर कुछ हफ्तों से नजर रखे हुए था। उसके भाई की चोरी, जो मेरे लिए नगण्य रकम थी, बस एक बहाना बन गई उसे हासिल करने का। अब वो मेरी थी, और अगर उसे लगता था कि वो मुझसे भाग सकेगी, तो वो गंभीर भूल कर रही थी। कुछ घंटे बाद मैं अपने कमरे में लौटा। घड़ी ने आधी रात पार कर ली थी। काम में डूबा रहा, कानूनी कारोबार और कागजी दस्तावेजों में, क्योंकि यही तो मेरी असलियत को ढकने का मुखौटा था। क्लब, होटल, कैसीनो, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, ये सब मेरे पिता की छोड़ी हुई वैध पहचान थे। पर इनके पीछे का असली साम्राज्य कुछ और था। ड्रग नेटवर्क, हथियार व्यापार और पैसा जो जमीन से नहीं, खून से उगता था। कमरे में दाखिल हुआ तो मीरा गहरी नींद में थी। उसका चेहरा चांद की रोशनी में नरम और मासूम लग रहा था, जैसे किसी गुड़िया को कांच की अलमारी में रख दिया गया हो। मेरी नजर उसके चेहरे से उसके होंठ तक गई। छोटे, नर्म, दिल के आकार के बाल खुले थे, भूरे लहराते हुए। उसकी सांस की गर्माहट महसूस की जा सकती थी। मैं कुछ देर उसे देखता रहा और मन में वह आदिम भूख उमड़ी जो मैंने बहुत समय से दबा रखी थी। लेकिन नहीं, मैं जल्दबाज नहीं था। मैं चाहता था कि वो खुद मेरे पास आए, मुझे चाहे, मुझसे मांगे वह चीज जो अब सिर्फ मेरी थी। क्योंकि अब उसके जिस्म और उसकी नियति पर मेरा नाम लिखा जा चुका था। मैं झुककर उसके चेहरे पर हाथ फेरा। वो हल्की सी करवट बदलकर सिसकी, आधे सपने, आधे एहसास में। मैं मुस्कराया। तुम नहीं जानती, मीरा, मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। फिर मैंने खुद को जरा पीछे खींच लिया। उसे सोने दिया और मैं शॉवर लेने चला गया। मुझे भी आराम चाहिए था। कल फिर वही दौर शुरू होने वाला था, सत्ता, सौदे और साजिश का। सुबह से पहले मैं उठ गया। नींद नाम की चीज अब मेरी जिंदगी से बहुत पहले जा चुकी थी। मैंने गाड़ी निकाली और अकेले निकल पड़ा। मेरे गार्ड पीछे की गाड़ी में थे, पर मैं हमेशा की तरह खुद ड्राइव करना पसंद करता था। रास्ते में बस सन्नाटा, बंद सड़कें और विचार जो दिमाग में आवाजें बनकर बज रहे थे। 30 मिनट में मैं शहर के बाहरी इलाके में अपने सेंट्रल वेयरहाउस पहुंच गया। शहर में मेरे 6 गोदाम थे, 2 नशीली दवाओं के लिए, एक हथियारों के लिए, एक मुखौटा बने लॉजिस्टिक्स कंपनी के रूप में, और एक परित्यक्त जगह जहां मेरे गुनहगारों को सजा दी जाती है। यह गोदाम, सेंट्रल, मेरा असली दफ्तर था। यहाँ हर बड़ा फैसला लिया जाता था। चारों ओर बंदूकधारी, कैमरों से निगरानी और ऐसी सुरक्षा जो किसी को भेदना नामुमकिन था। मैंने अपने ऑफिस में बैठकर अपने सबसे भरोसेमंद आदमी, टॉमस का इंतजार किया। वो मुझे बचपन से जानता था। हमारे पिता एक दूसरे के साथी थे। वह मेरे लिए भाई जैसा था। वो अंदर आया और बोला, डॉन, फिर मुस्कराया। क्या आपको अपनी हनीमून पर नहीं होना चाहिए, बॉस? मैंने उसे नजर से टोका। तुम जानते हो मेरा जवाब क्या है, मुझे दिखावे की जरूरत नहीं। जिस चीज की मुझे चाहत होती है, मैं सीधे पा लेता हूँ, किसी यात्रा या नाटक की नहीं। कास्टेलो परिवार की कोई गतिविधि? मैंने पूछा।
हमारा जासूस वापस नहीं लौटा। शायद वो अब भी तैयारी कर रहे हैं, टॉमस ने कहा। मैंने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, बेहतर होगा कि वो करे भी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे अपने भीतर का उबलता हुआ सागर महसूस हुआ, न सत्ता से डर, न युद्ध से। जो मेरे रास्ते में आएगा, मिटा दिया जाएगा। क्योंकि अब मैं सिर्फ नाम नहीं था, मैं था जेस रोमानो, और मेरी कहानी बस शुरू हुई थी। पार्ट 4 डार्क माफिया रोमांसा। मीरा दरवाजे पर हुई जोरदार दस्तक से मेरी नींद टूट गई। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी, चेहरा झटकते हुए बालों को साइड किया। पता नहीं मैं कितनी देर सोई थी, पर जागने पर भी यह कमरा मुझे अब भी अजनबी लग रहा था। हालांकि ये बात सच थी कि बिस्तर हैरान कर देने जैसा आरामदायक था। शायद मैं सपना देख रही थी, लेकिन ऐसा लगा था मानो किसी ने सोते वक्त मेरा चेहरा छुआ हो। चारों तरफ नजर दौड़ाई, कमरे में कोई नहीं था। फिर भी बिस्तर के एक तरफ हल्की सी सिलवटें थी। क्या जिस यहाँ सोया था? दोबारा दस्तक हुई, इस बार और तेज। मैं जल्दी से उठी और दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग। दरवाजे पर एक नौकरानी खड़ी थी। मैं बस सिर हिलाकर रह गई, जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। डोना कार्मेला ने आपको बुलाया है। डोना कार्मेला, यानी जेस की माँ। ओह, मैं अभी आती हूँ, मैंने कहा। शायद वो मुझे नाश्ते पर बुला रही थी। शादी से पहले तक मैं कमरे में ही खाती थी, पर अब शायद एक पत्नी के तौर पर मुझे परिवार के साथ खाना था। मैंने जल्दी से स्नान किया, एक हल्का सनड्रेस पहना और होठों पर थोड़ा ग्लॉस लगा लिया। बस इतना कि मैं प्रस्तुत लगूं, सजी नहीं। सीढ़ियों से नीचे उतरी तो मेरा दिल थम गया। डोना कार्मेला वहीं खड़ी थी, सीढ़ियों के ठीक नीचे। उनकी नज़र मेरी नज़रों से मिली। मैंने गला सूखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, डोना। मीरा, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। तुम देर तक सोई रही। कल बहुत थकान हो गई थी, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। लगता है मेरा बेटा तुम्हें पहले ही व्यस्त रखने लगा है। उनके इस वाक्य ने मुझे ऐसा झटका दिया कि मैं लगभग खांस पड़ी। नहीं, वो बात, उन्होंने बीच में ही रोक दिया, छोड़ो। वैसे भी कुछ महीनों में नतीजे दिख ही जाएंगे। मेरे हाथ अपने आप पेट पर चले गए। क्या क्या वो चाहती थी कि मैं इतनी जल्दी बच्चा पैदा करूं? और वो भी जेस रोमानो का? यह सोचते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सीढ़ियों की रेलिंग पकड़कर खुद को संभाला। आज हमें बहुत काम करना है, उन्होंने कहा। पहले नाश्ता कर लो, फिर मुझसे ईस्ट विंग में मिलना। जी, डोना। वो उसी शालीन अंदाज में मुड़ी जैसे हमेशा, ऊंचा सिर, धीमे कदम और ठंडा रौब। वहीं खड़ी नौकरानी मुझे डाइनिंग रूम ले गई, जहां मेरा नाश्ता तैयार था। मैंने टोस्ट और अंडे बस जैसे तैसे खाए। मन में सवाल था, आज वो मुझे क्या सिखाने वाली है? क्या मुझे खाना बनाना सिखाएंगी? या मेहमानों को कैसे संभालना है? आखिर ऐसी दुनिया में एक माफिया डॉन की पत्नी करती क्या है? डोना कार्मेला के कहे मुताबिक मैं ईस्ट विंग पहुंची, एक गार्ड के साथ। महल इतना बड़ा था कि हर मोड़ किसी रहस्य जैसा लगता था। ऐसा लगता था जैसे इन दीवारों के भीतर कई राज बंद है, खून, सौदा और भरोसे के। डोना का हिस्सा बाकी घर से अलग था, सुरुचिपूर्ण फिर भी सादा। मैंने लिविंग रूम में बैठने की इजाजत ली और इंतजार करने लगी। कुछ ही क्षणों में वो सीढ़ियों से उतरी, उनकी चाल में वही संयम, वही शक्ति। मैं झट से खड़ी हो गई। बैठो, उन्होंने कहा और गार्ड को जाने का इशारा कर दिया। कमरे में अब सिर्फ हम दोनों थी।
मेरे सीने में धड़कने तेज थी। मिराबेल, तुम्हारा पूरा नाम यही है, सही? जी, डोना। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि मेरे बेटे ने तुमसे शादी क्यों की। उनके सीधे शब्दों ने मुझे जड़ कर दिया। पर सच्चाई तो यही थी। मुझे खुद भी नहीं पता था कि जेस ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम एक दूसरे से अजनबी थे। हमने कभी बात नहीं की, न मिलना हुआ। फिर उसने बस तय कर लिया कि मैं उसकी पत्नी बनूंगी, और बाकी सब बस आदेश की तरह घटित हुआ। तुम हमारे संसार की नहीं हो, उन्होंने कहा। बात सटीक थी। मुझे माफिया दुनिया की कोई समझ नहीं थी। मैं इस जगह पर पूरी तरह बेगानी थी। और अगर तुमने सावधानी नहीं बरती, डोना कार्मेला ने गंभीरता से कहा, तो तुम मर जाओगी। मेरी सांस अटक गई। मैं नहीं मरना चाहती, मैंने फुसफुसाया। वो धीरे से हंसी। मुझे मालूम है, और इसीलिए तुम्हें तैयार होना होगा। इस दुनिया में जीने के लिए तुम्हें खुद को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। प्रशिक्षित? मैंने अचकचाकर पूछा। हाँ, तुम अब डॉन रोमानो की पत्नी हो, यानी सबसे आसान निशाना। और दुर्बलता यहाँ मौत है। उनकी आंखों में एक ऐसी सख्ती थी कि मैं कमरे की ठंडी हवा में भी पसीने से भर गई। अलाना, उन्होंने जोर से पुकारा। दरवाजा खुला और एक युवती अंदर आई, लगभग मेरी उम्र की, पर उसके हावभाव किसी सैनिक जैसे। ये तुम्हारी ट्रेनर होगी, डोना ने कहा। जेस नहीं चाहेगा कि कोई मर्द तुम्हारे पास फटके, इसलिए मैंने महिला रखी है। यह बेहतरीन है। मैंने झेंपते हुए अलाना की ओर देखा। उसने बस सिर हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। अब जाओ, कपड़े बदलो। तुम्हारा गियर कमरे में रख दिया गया है। थोड़ी देर में मैं वापस अपने कमरे में थी। अलमारी में लटक रही थी काले रंग की कम्बैट पैंट, लंबी बाहों वाली शर्ट और स्नीकर्स। मैंने धीरे से सांस खींची, सब पहना और बालों को पोनीटेल में बांधा। आईने में खुद को देखा। अब मैं किसी सैनिक सी लग रही थी। दरवाजा खोला तो अलाना बाहर खड़ी थी। तैयार? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया और उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे गलियारों से होते हुए एक बंद कमरे की ओर ले जा रही थी। प्रशिक्षण कक्ष। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी मदद करना। और उस पल मुझे एहसास हुआ, मीरा की नए जीवन की असली शुरुआत अब शुरू हुई है। पार्ट 5 डार्क माफिया रोमांसा। मीरा मेरी सांसें अनियंत्रित थी, और मैं मुश्किल से 2 अभ्यास ही पूरी कर पाई थी। अब मुझे बार बार पंचिंग बैग पर वार करना था। हाथ जलने लगे थे, कंधे दुख रहे थे। अलाना किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में नहीं थी। पहला ही दिन था और मैं पहले से टूटने लगी थी। मैं रोना चाहती थी। यह सब मैं क्यों कर रही थी? मैं तो बस शहर के एक छोटे से बेकरी में काम करने वाली लड़की थी। मुझे लड़ाई करनी नहीं आती, नहीं मैं किसी जंग के लिए पैदा हुई थी। लेकिन शायद अब मेरी जिंदगी ही एक युद्ध बन चुकी थी। तभी पीछे से एक तीखी, गहरी आवाज आई जिसको मैं अब पहचानने लगी थी। यहाँ क्या हो रहा है? अलाना ने तुरंत सीधी खड़ी होकर सिर झुका लिया। डॉन? मैंने सवाल किया है। उसकी आवाज ठंडी और भारी थी। डोना कार्मेला ने कहा है कि मैं इन्हें ट्रेनिंग दूं, उसने जवाब दिया। जेस तेज कदमों से मेरी ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे मेरी कमर थाम ली। उसका स्पर्श बिजली जैसा था। मेरे शरीर में एक झटका सा दौड़ गया। उसके महकते सुगंध ने हर सांस को गहराया। मैंने उसकी ओर देखा। हमारी नजरों का मिलना जैसे हवा में कुछ सुलगने लगा। मेरी इजाजत के बिना उसने अलाना से कहा। डोना चाहती है कि वो खुद का बचाव करना सीखें, अलाना ने हिम्मत करके कहा।
जेस ने घूर कर देखा। जो मेरा है उसकी हिफाजत मैं खुद कर सकता हूँ। मेरी पत्नी को किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं तुम जैसे लोगों को इसी काम के लिए भुगतान करता हूँ, उसने जोर से कहा। अगर मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ, किसी की गर्दन सुरक्षित नहीं रहेगी। शब्दों के साथ उस कमरे का तापमान गिर गया। फिर अचानक उसने मुझे गोद में उठा लिया। मैंने अनजाने में उसके गले में बाहें डाल दी। सारे गार्ड और नौकर नजरें झुकाए खड़े रहे, जबकि वो मुझे बिना रुके ऊपर की ओर ले गया। कमरे में पहुंचकर उसने मुझे बिस्तर पर बैठाया। मैंने राहत की सांस छोड़ी। वो बिना बोले अपनी शर्ट उतारने लगा। मैंने आंखें फेरनी चाहीं, लेकिन नजर जैसे खुद ब खुद खिंच गई। उसकी निगाहें मेरे ऊपर थी, ठंडी पर गहराई लिए हुए। वो पास आया, उंगलियों से मेरी ठोड़ी उठाई और कहा, सीधे मेरी ओर देखो। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जो आदेश भी था और आकर्षण भी। उसके करीब आते ही मेरी सांसें रुक सी गईं। वो झुका और मेरे गले के पास हल्का सा स्पर्श किया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। शॉवर में जाओ, उसने कहा। मैंने बिना विरोध किए सिर हिलाया और नहाने चली गई। पानी के नीचे खड़े होकर मैं सारी थकान और अजीब घबराहट को धोना चाह रही थी। कुछ ही पल बाद उसने भी भीतर कदम रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में वही तीव्रता, वही अधिकार की आग थी। वो नजदीक आया और मेरे गले के पास हाथ रख दिया। उसके शब्द धीमे थे, मगर उनमें आदेश की ताकत थी। तुम्हें नहीं पता, मीरा, ये जो दुनिया है, इसमें किसी का किसी पर दावा यूं ही नहीं होता। मैं कुछ कह न सकी। बस उसके स्पर्श में वही अजीब जंग थी, डर और खिंचाव की। वो पास झुका, मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोले, एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगी। उसने मेरा माथा हल्के से छुआ और बिना कुछ और कहे कमरे से बाहर चला गया। मैंने गहरी सांस ली। दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। शायद ये डर था, या शायद कुछ और तभी मुझे समझ आया। इस कहानी में मैं अब सिर्फ एक किरदार नहीं, किसी की दुनिया बन चुकी थी। जैसे मैंने कभी किसी को चूमा नहीं था। शायद मीरा को यह बात अजीब लगी हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वक्त के साथ वह सब समझ जाएगी। जब मैंने अपनी माँ से कहा कि वह उसे सिखाए कि मेरी पत्नी कैसे बनना है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे युद्ध प्रशिक्षण में भेज देंगी। उसे उन सब की जरूरत नहीं थी। उसे बस वही बनना था जो हर शक्तिशाली आदमी की औरत होती है, सुंदर, आज्ञाकारी और मेरे लिए एक ट्रॉफी वाइफ। उसका काम होता सुंदर दिखना, मेरे खाने का ख्याल रखना, मेरे मन की इच्छाओं को पूरा करना और भविष्य में मेरे उत्तराधिकारी को जन्म देना। बाकी सब मैं संभाल लेता। उसकी सुरक्षा, उसकी दुनिया, सब मेरी जिम्मेदारी थी। ऐसे में मेरी माँ का यह कदम व्यर्थ और अनचाहा था। तभी मेरा फोन बजा। टॉमस का कॉल था और इस बार मामला गंभीर था। मैंने ड्रॉअर खोला और अपनी एक पिस्तौल उठाकर पीछे की जेब में रख ली। मीरा अभी तैयार हो ही रही थी जब मैं कमरे से निकल पड़ा। जो अधूरा रह गया था वो बाद में पूरा कर लूंगा। बाहर मेरे गार्ड पहले से सतर्क थे। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और सीधे उस जगह की ओर रवाना हुआ जहां मुझे जरूरत थी, शहर के किनारे वाला परित्यक्त गोदाम। वहां हमेशा वही होता था, सजा। जिस किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की, उसका अंजाम तय था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। ये एक जासूस का मामला था और मुझे जिज्ञासा थी कि कौन इतना साहसी हो सकता है। टॉमस ने बताया था कि यह किसी छोटे माफिया गिरोह का आदमी है,
जो मेरे नेटवर्क में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं आमतौर पर ऐसे मामलों को अपने आदमियों पर छोड़ देता था, लेकिन इस बार मुझे खुद दिलचस्पी थी। 1 घंटे की ड्राइव के बाद मैं वहां पहुंचा। अंदर कदम रखते ही मेरी आवाज गूंजी। वो कहाँ है? टॉमस ने मेरे पास आकर कहा। डॉन। वो एक औरत है। मैं रुक गया। उसकी बात दोहराई। औरत। वो सिर हिलाया। मुझे हंसी आ गई। कई बार दुश्मन की मूर्खता भी मनोरंजन बन जाती है। वो महिला घुटनों के बल बंधी हुई थी। बाल भीगे हुए, चमड़े की पोशाक उसके शरीर से चिपकी हुई। जब पट्टी हटाई गई, उसकी आंखों ने सीधे मेरी आंखों में देखा, निडर पर आकर्षक। मैंने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? वो चुप रही। मैंने दोहराया, जब मैं सवाल पूछूं, जवाब दो। टिया। वो बोली। किसने भेजा तुम्हें? मैं नहीं बता सकती। मैंने धीमी हंसी से कहा, मतलब मृत्यु को बुला रही हो? मेरे लहजे ने उसके चेहरे से रंग खींच लिया। मैंने बंदूक निकालकर उसकी टांग की ओर तान दी। 1 सेकंड में ट्रिगर दब जाएगा। कोशिश करना। मुझे चुनौती देने की। वो हिली। डर हल्के से उसके चेहरे पर झलका। अलोन्जो ने भेजा है, उसने हकला कर कहा। अलोन्जो? मैंने हंसते हुए कहा। वो कीड़ा सोचता है कि एक औरत के जरिए मुझे बहकाएगा। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, खेल में खेलते हैं। मैंने टॉमस और बाकी को आदेश दिया, इसे यहीं रखो। अब ये हमारी तरफ है। आगे कहाँ लगाएंगे? मैं बताऊंगा। मैं मुड़ा और बाहर निकल आया। टॉमस मेरी बगल में चलते हुए बोला, वो औरत खूबसूरत थी। मुझे हैरानी है कि तुमने उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैंने मुस्कराते हुए कहा, मैं अभी शादीशुदा हुआ हूँ। अभी अपनी असली शक्ल दिखाना सही नहीं। तुम वाकई किसी से लगाव महसूस कर रहे हो क्या? उसने चुटकी ली। मैंने हल्की हंसी दी। हमारी दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, टॉमस। सिर्फ फ्रिज, ताकत और सुख। वो बोला, अगर तुम कहते हो तो। उसे यकीन नहीं था, लेकिन परवाह भी क्या थी। मैंने कहा, टिया पर नजर रखो। मैं चाहता हूँ वो मेरे करीब काम करे। वो मुस्कराया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एक ही छत के नीचे बीवी और उपपत्नी दोनों को रखने का सोच रहे हो? मैंने उठी हुई भौहों के साथ कहा, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? तेरी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं, जेस। उसने हंसते हुए कहा। मैं भी मुस्करा उठा। थ्रीसम में कोई बुराई तो नहीं, है ना? टॉमस हंसकर बोला, तुम सुधरने वाले नहीं। वहां से निकलकर मैंने अपनी कानूनी दुनिया की ओर रुख किया। मेरी कंपनी, नवारो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे पिता की छोड़ी हुई वैध पहचान थी। एक मीटिंग तय थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। रास्ते में मैंने टैक्सी की जगह खुद टॉमस को ड्राइविंग सीट पर बैठाया। मैंने अपनी जैकेट उतारी, सफेद कमीज और ब्लैक स्लैक्स पहने, परफ्यूम लगाया और आईने में अपने प्रतिबिंब को देखा। अब मैं माफिया डॉन नहीं, एक सफल सीईओ लग रहा था। पिस्टल को कार के डैशबोर्ड में रख दिया। बाकी गार्ड्स को वापस भेज दिया ताकि ध्यान न खिंचे। हम अंडरग्राउंड पार्किंग से बिल्डिंग में दाखिल हुए। मीटिंग रूम में कदम रखते ही मैंने कहा, गुड डे सज्जनों। पल भर शांति रही, फिर एजेंडा शुरू हुआ। बोर्ड के एक सदस्य, मिस्टर एलिस बोले, व्यवसाय अच्छा चल रहा है, मिस्टर रोमानो। मैंने सिर हिलाया, जानता था, लेकिन आने वाला है। लेकिन कुछ शिपमेंट्स के हिसाब में गड़बड़ी दिख रही है। हमें चिंता है। मैंने आंखों में सीधे देखा। मिस्टर एलिस, वो शिपमेंट एक अलग अनुबंध के तहत भेजी गई थी। सब ठीक कर दिया जाएगा। मेरे स्पष्ट स्वर के बावजूद हलचल हुई। तभी एक नया सदस्य, इवान,
बोला, कुछ लोग आपके धन की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं, मिस्टर रोमानो। हमें डर है कि ये हमारे नाम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने उसकी ओर देखा, नजर इतनी तेज कि वो कांप गया। वो पानी पीने लगा। अफवाहें अखबारों का विषय हैं, इवान। हम यहाँ तथ्यों पर बात करते हैं, मैंने कहा। धीरे से पानी का घूंट लिया और फिर उसी शांत आवाज में आगे बोला, जब तक किसी के पास सबूत न हो कि नवारो इंफ्रास्ट्रक्चर कानून तोड़ रहा है, मुझे लगता है कि हमें अपनी बातचीत व्यापार तक सीमित रखनी चाहिए। मेरी निगाहें उसकी आंखों में समा गईं। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम्हारा नाम भी मेरे साथ उन्हीं अफवाहों में दिखे, मैंने ठंडे लहजे में कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीटिंग खत्म, मैंने कहा और कुर्सी से उठ गया। और मेरी पीठ के पीछे एक ही बात गूंज रही थी, कभी भूलना मत। जेस रोमानो के सवालों का जवाब हमेशा सावधानी से देना पड़ता है। पार्ट 6 डार्क मफिया रोमेंसा। मीरा रात काफी हो चुकी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। दिन में जो कुछ जेस और मेरे बीच हुआ था, वो अब भी मेरे मन में घूम रहा था। मेरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट थी, जिसे समझ नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो आज रात लौटेगा भी या नहीं, लेकिन मैं बस यही चाहती थी कि वह दोबारा मुझे इस तरह छूने की कोशिश न करे। मैं उसकी पत्नी थी, हाँ, लेकिन अगर मुझे यह मानसिक यातना झेलनी पड़े, तो मैं चाहूंगी कि वो किसी और के साथ सो ले, पर मुझे अकेला छोड़ दे। वो जिस तरह का आदमी था, मुझे लगता था कि शारीरिक रूप से भी कठोर होगा, और मैं नहीं जानती थी कि मैं यह सब सह पाऊंगी या नहीं। दरवाजे की हल्की आवाज आई, वह लौट आया था। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे सो रही हूं। कमरे में उसके कदमों की आहट गूंजी, फिर उसकी गहरी, भारी आवाज मेरे कानों में उतरी, मुझे पता है, तुम जाग रही हो। मैं फिर भी स्थिर रही। अगले ही पल उसने कंबल खींच लिया। फिर उसके होंठ मेरे गले के पास छुए और मेरे होठों से हल्की सिसकी निकल गई। कृपया मुझे मत छुओ, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। वो झुका, उसकी सांसें मेरे कानों पर गर्म लगी। तुम मेरी हो, मीरा। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मेरे भीतर एक चिंगारी उठी। मैंने पूरी ताकत से उसके हाथ अपने गले से हटाए। मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूं, मिस्टर रोमानो। मैं इंसान हूं। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा उभरा। तुम मेरी पत्नी हो। हाँ, पत्नी। कोई वस्तु नहीं, मैंने जज्बाती होकर कहा। उसका जबड़ा सख्त हो गया। बहुत जल्दी पंख फैलाने लगी हो, मीरा, मैंने सूखी मुस्कान दी। मुझे लगा, इसके लिए तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं। वो हंसा, एक काली, गहरी हंसी, जिसमें कुछ शैतानी थी। धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और मुझे देखता रहा। मैं भी बिस्तर पर बैठ गई, डर के बावजूद नजर नहीं झुकाई। तुम में आग है, उसने कहा, और मुझे यह पसंद है। वो पास झुका, उसकी आवाज अब धीमी और धारदार हो चुकी थी। जानती हो, मैं ऐसी औरतों के साथ क्या करता हूँ? मैंने सिर हिलाया नहीं, बस निगलते हुए कहा, नहीं। वो मुस्कराया। उन्हें बांध देता हूँ, जब तक वो रहम की भीख न मांग ले। उसके शब्दों ने मेरी नसें जाम कर दी। डर और अजीब आकर्षण का मिलाजुला असर बढ़ गया। वो पीछे हट गया और शांत स्वर में कहा, शुभ रात्रि पत्नी। वो चला गया और मैं बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके कंधों की हर हरकत में एक खतरा था और एक जादू भी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। वो मुझ पर हुकूमत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ किसी अनजान कारण से मेरा वजूद खुद को रोक नहीं पा रहा था। फिर भी मैं जानती थी,
मुझे इससे बाहर निकलना होगा। बस इतना ध्यान रखना था कि न मैं न मेरा भाई ज्यादा बड़ी कीमत चुकाए। कब नींद आई पता ही नहीं चला। बस यही चाहा कि अगली सुबह थोड़ी हल्की हो। सुबह होते ही मेरा फोन बजा। रॉबर्टो का कॉल था। मैं तैयार हो रही थी क्योंकि नौकरानी ने बताया था आपके पति नीचे नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। पति, अभी भी ये शब्द गले में अटकता था। रॉबर्टो, मैंने धीरे कहा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, दीदी। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, मैंने झूठ कहा। वो मेरे झूठ को पहचान गया। नहीं, सच बताओ। मुझे पता है कि तुम वहां खुश नहीं हो। ये सब मेरी गलती है। श्श, बस करो, मैंने उसे रोका। सब ठीक है, रॉबर्टो, उसने भारी सांस ली। मैं तुझे वहां से निकाल लूंगा। वो तुझे हमेशा बंदी बनाकर नहीं रख सकता। रॉबर्टो, मैंने विनम्र स्वर में कहा, मैं अब जेस की पत्नी हूँ, कानूनी तौर पर। और हम दोनों साथ हैं। बस तुम कोई मुसीबत मत मोल लेना। वो चुप हो गया। वादा करो कि तू कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे तुझ पर खतरा आए। आखिर बोला, ठीक है, लेकिन अगर उसने तुझे चोट पहुंचाई तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा, दीदी। वो तुझे छू भी नहीं पाएगा। मेरे गले में रुलाई भर आई। सब ठीक रहेगा। बस मेरी बेकरी का ध्यान रखना। जब तक मैं लौट न आऊं। यह कहकर मैंने फोन काट दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी थी। डॉन रोमानो अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, मैडम। हाँ, मैं आ रही हूँ, मैंने घबराकर कहा और तुरंत निकल पड़ी। पर जब मैं डाइनिंग रूम पहुंची, वो पहले ही बैठा था। उसकी नजरें मुझ पर थी। तुम किससे बात कर रही थी? उसने सीधे पूछा। मैं ठिठक गई। क्या? सवाल दोहराना नहीं चाहता। उसकी आंखें ठंडी थी। अपने भाई से, मैंने कबूल किया। किस बारे में? मेरे स्वर में झुंझलाहट थी। इससे तुम्हारा क्या मतलब? अगले ही पल उसने कटलरी मेज पर फेंकी। कमरा गूंज गया। वहां मौजूद सब लोग चुप हो गए। मेरे सामने इस लहजे में बात मत करना, मीरा। उसकी आवाज गहराई से भर गई। यह मत भूलो, मैं कौन हूं। समझी तुम? वह गर्जा। हाँ, मिस्टर रोमानो, मैंने बमुश्किल कहा। वो कुर्सी से उठा और बिना पीछे देखे चला गया। मैं वहीं जड़ बनकर बैठी रही। भूख मर चुकी थी। कमरे में मौजूद लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। शायद वास्तव में यहाँ किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। और जिन्होंने की, शायद अब जिंदा नहीं है। तभी मेरी नजर डोना कार्मेला पर पड़ी। वो दरवाजे की ओर खड़ी सब कुछ देख रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने हवा में सुनाई न देने जितनी धीमी आवाज में कहा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या आप चाहेंगी कि मैं अध्याय 10 मीरा के संघर्षभरे अगले दिन से शुरू करूं, जहां वो पहली बार जेस की दुनिया में ताकत और चालबाजी का मतलब समझने लगती है? पार्ट 7 डार्क माफिया रोमांसा। मीरा नाश्ते पर हुए झगड़े के बाद डोना कार्मेला ने मुझे खाने के बाद अपने कमरे में बुलाया। लेकिन मेरी भूख पहले ही मिट चुकी थी। जेस और मेरे बीच जो हुआ, उसके बाद कुछ भी खाने का मन नहीं था। मैं सीधी उठी और उनके पीछे पीछे चल दी। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे डांटेंगी, शायद मुझे अपमानित करेंगी। लेकिन जैसे ही मैं पहुंची, उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज रात तुम्हें एक कार्यक्रम में जाना है। जेस ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं। कुछ घंटों में स्टाइलिस्ट आ जाएंगे। जी, डोना, उन्होंने सिर हिलाया। अब जा सकती हो, बस इतना ही।
मैं हैरान थी। कोई टोका टाकी नहीं, कोई उपदेश नहीं। मैं जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उनकी आवाज फिर आई, एक बात और, मिराबेल। मैं थम गई। गला सूख गया। जैसे आदमी को वो औरत चाहिए जो उसे अपने इशारों पर नचाना जानती हो। उन्होंने कहा, अगर तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो तो तुम्हें उसके खेल के नियम सीखने होंगे। लेकिन कैसे? मैंने हिचकिचाकर पूछा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, इतनी हल्की कि यकीन ही न हुआ कि मुस्कान थी भी या नहीं। तुम समझदार लड़की हो, मीरा। रास्ता खुद समझ जाओगी। उनके कमरे से निकलते हुए मेरे कंधे झुक गए। यह महल, यह दुनिया, हर चीज मेरे लिए अजनबी लग रही थी। हर गुजरते दिन के साथ मैं खुद को और ज्यादा उलझन में पाती जा रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी ऐसे आदमी की पत्नी बन जाऊंगी जो अंधेरी दुनिया का राजा हो, जिसकी संपत्ति का हर टुकड़ा शायद खून और गुनाहों से बना है। डोना, एक महिला आवाज सुनकर मैंने सिर उठाया। वो मुझे ही पुकार रही थी, लेकिन यह अजीब था, क्योंकि कोई पहरेदार या नौकर मुझे डोना नहीं कहता था। वो शायद नई आई थी। मैं बस मीरा हूँ, मैंने कहा। वो मुस्कराई। आप डॉन रोमानो की पत्नी हैं, है ना? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, लंबी, आकर्षक महिला। आंखें संकरी, होंठ घुमावदार मुस्कान में। हाँ, मैं उसकी पत्नी हूँ। तो फिर डोना और कौन कहलाएगी? मैंने जवाब दिया, उसकी माँ, और आगे बढ़ने लगी। मैं टिया हूँ, वह बोली। हेलो टिया, मैंने सौजन्यपूर्वक कहा। टीम में स्वागत है, लगता है। वो मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो असहज कर जाए। शायद मैं ज्यादा समय इस टीम में नहीं रहूंगी, उसने धीमे से कहा। मैंने भौं उठाई। क्या मतलब? अरे नई आई हो क्या? डॉन की पत्नी से बात करने की इजाजत नहीं है। दूसरा गार्ड भीतर आया। उसके स्वर में अनुशासन था। वो बोली, मैं बस अपना परिचय दे रही थी। उसके लहजे में बदतमीजी झलक रही थी। गार्ड ने उसे घूरा। डॉन की पत्नी कोई साधारण नहीं होती, वो उनकी शान है। कोई उनसे यूं बात नहीं करता। उनकी संपत्ति, मैंने मन ही मन सोचा। सांस रुक सी गई। क्या सच में मैं अब बस किसी की शान या मालिकाना वस्तु बन चुकी थी? किया ने धीरे से कहा, देखते हैं। उसकी आवाज हल्की थी, पर चुनौती साफ थी। धन्यवाद, अली, मैंने उसके नेमटैग पर देखकर कहा, फिर टिया की ओर मुड़कर कहा। फिर मिलते हैं, शायद। वो बोली कुछ नहीं, बस वो रहस्यमयी मुस्कान छोड़ गई जो मेरे मन में सवाल छोड़ गई। डोना के कहे अनुसार कुछ घंटों बाद स्टाइलिस्ट आ गए। पहले स्पा ट्रीटमेंट, फिर नख पॉलिश, मैनिक्योर पेडिक्योर, उसके बाद बाल और मेकअप। सब कुछ इतने परफेक्शन से हो रहा था कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। जब ड्रेस आई, मैं सच में दंग रह गई। रेशमी, लंबी गाउन, गहरे रंग की साटन की, थाई तक ऊंची स्लिट, गहरी नेकलाइन और पतले स्ट्रैप्स जो मेरे कंधों को उभार रहे थे। वो ड्रेस जैसे मुझे पहनने नहीं, मुझे परिभाषित करने आई थी। हीरे का चोकर और मेल खाते झुमके, काले स्टिलेटो हील्स, जिनमें सोने की डिजाइन उकेरी हुई थी। जब मैंने आईने में खुद को देखा, मैं अपने आप को पहचान न सकी। भूरे बाल अब कंधों पर लहरों में बिखरे थे, चेहरा परफेक्ट ग्लैम में। मेकअप ने मेरी थकी आंखों को नया आत्मविश्वास दे दिया था। मिस्टर रोमानो आपका इंतजार कर रहे हैं, मैडम, एक स्टाइलिस्ट ने आकर बताया। मैंने गहरी सांस ली। सुबह के उनके गुस्से के बाद उनके सामने जाना मुश्किल हो रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मेरी नजर उन पर पड़ी, जेस नीचे खड़ा था,
हमेशा की तरह ठंडा और खतरनाक रूप से आकर्षक। हमारी नजरें मिली और पल भर को टिक गईं। उसकी ग्रे आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे भीतर तक पड़ रहा था। वो आगे बढ़ा और मेरा हाथ थाम लिया। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने कहा। आप भी बुरे नहीं, मैंने लगभग सपाट स्वर में उत्तर दिया। वो मुस्कराया और अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली। चमचमाता सुनहरा रिंग जिस पर पन्ना जड़ा था। ये हमारे परिवार की विरासत है, खोना मत, उसने मेरी उंगली में पहनाते हुए कहा। मैंने अंगूठी को देखा, यह शायद लाखों की थी। आज रात यह पहनना जरूरी है, मैं खुद रोक नहीं पाई। ये प्रतीक है कि तुम्हें रोमानो परिवार ने स्वीकार किया है। माँ ने कहा था, दे दूं। मैं स्तब्ध रह गई। सुबह की नफरत के बाद ये अनपेक्षित सौगात किन मायनों में थी, समझ नहीं पाई। लेकिन अब मुझे समझना सीखना था। इस घर में सब कुछ हमेशा वैसा नहीं दिखता जैसा होता है। मैंने लंबी सांस ली। दिल से एक ही दुआ निकली, हे भगवान, बस आज की रात ठीक निकल जाए। मीरा गाड़ी में सन्नाटा पसरा था। मैंने मोबाइल उठाया, बस थोड़ा टाइम पास करने के लिए, पर जेस ने तुरंत रोक दिया। अभी नहीं, उसने कहा, बिना मेरी तरफ देखे। कुछ देखना है तो बाहर देखो, खिड़की के पार। मेरे चेहरे पर नाखुशी झलक गई। वो तुरंत बोला, वो भाव चेहरे पर रखे रहो, तो रात खत्म होते होते रोने की वजह मिल जाएगी। मैंने तुरंत चेहरा सीधा कर लिया। सुबह जो हुआ था, उसके बाद मैं उसके गुस्से से उलझने की हिम्मत नहीं रखती थी। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक भव्य होटल के सामने आकर रुकी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं जब मैंने अंदर कदम रखा। जेस ने मेरा हाथ थाम लिया। उसके चारों ओर गार्ड्स थे और हमारे अंदर जाते ही सबकी निगाहें हमारी ओर मुड़ गईं। धीरे धीरे कानों में फुसफुसाहटें, टुकड़ों में बिखरे वाक्य, फिर ठंडी नजरें, जैसे सब मेरा आकलन कर रहे हों। मैंने ऊपर देखा, उसका जबड़ा सख्त था, आंखें सामने टिकाए, किसी तरफ नहीं देख रहा था। वो सचमुच डरावना लग रहा था, बर्फ जैसा ठंडा और उतना ही धारदार। कमरे की सजावट पर नजर गई तो एक हल्की सी सांस निकल गई। झूमर, सुनहरी टेबल क्लॉथ, गिलासों की टंकार, सब कुछ शाही और अनदेखा। अचानक उसने झुककर कहा, तुम अब द जेस रोमानो की पत्नी हो। वैसा बर्ताव करो। उसका हाथ मेरी पीठ के निचले हिस्से पर था। उसका स्पर्श गर्म था, जैसे जलता हुआ चेतावनी भरा आदेश। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा, पर तुरंत चेहरा संभाल लिया। मेरे पास से दूर मत जाना, उसने ठंडे स्वर में कहा। और किसी अनजान का दिया ड्रिंक मत लेना। मेरे भीतर एक तिलमिलाहट उठी। मुझे हर बार आदेश सुनना नापसंद था। तभी पीछे से आवाज आई, डॉन। जेस मुड़ा, टॉमस, तुम लेट हो। मैंने ऊपर देखा, एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला आदमी, भूरे बाल, और उसकी आंखों में वो गर्मजोशी थी जो जेस की ठंडी नजरों में कभी नहीं दिखती। डॉन रोमानो की खूबसूरत पत्नी को मेरा प्रणाम, उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा और मेरे हाथ पर झुककर बोसा लिया। मैंने शर्म छिपाई। शुक्र था कि मेकअप ने मेरी लाली को ढक लिया। ये टॉमस है, जेस ने कहा। वो काम संभालता है जिनके लिए मेरे पास धैर्य नहीं। अगर मैं आसपास न रहूं, तो तुम उसके साथ सुरक्षित रहोगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, टॉमस, मैंने कहा। सौभाग्य मेरा है, मिसेज रोमानो, उसने विनम्र स्वर में जवाब दिया। यह शब्द सुनकर दिल में हल्का झटका लगा। मिसेज रोमानो, कितना अजनबी और भयानक रूप से स्थायी लग रहा था यह संबोधन। मुझे एहसास हुआ, यह पहली बार था जब मैं शादी के बाद इस घर से बाहर निकली थी। मैं सचमुच एक बंद पिंजरे में रह रही थी,
और यह एहसास मुझे भीतर से खोखला कर गया। धीरे धीरे मेहमान आने लगे। टॉमस मुझे हॉल के एक कोने में टेबल तक ले गया, जबकि जेस बाकी लोगों से व्यापार की बातें कर रहा था। कुछ पीना चाहेंगी? टॉमस ने पूछा। नहीं, मैंने कहा। वो मुस्कराया। उसने कहा है, कुछ मत लेना, सही? मैं हल्के हंसी के साथ बोली, हाँ, तो मैं लेकर आता हूँ। कुछ सॉफ्ट? हाँ, जो भी हो। वो चला गया। लेकिन जैसे ही वो दूर गया, कानों में चारों तरफ कानाफूसी गूंजी। वो जेस रोमानो की बीवी है। सुना है इनकी शादी बहुत चुपचाप हुई थी। कहते हैं शादी जल्दी जल्दी में हुई। मुझे तो नहीं लगा था कि वो कभी बसने वाला आदमी है। क्या वो पहले किसी और से सगाई में नहीं था? मैं पत्थर बन चुकी थी। क्या ये वही दुनिया थी जो बाहर से इतनी शाही लगती थी, फिर भी अंदर सड़ांध और गॉसिप से भरी? टॉमस लौट आया और मेरे सामने ड्रिंक रखी। उसकी निगाहें हर कोने पर घूम रही थी, जैसे शिकारी अपने इलाके का निरीक्षण करता है। मैंने नजरें जेस की तरफ मोड़ी। वो कई लोगों से हाथ मिला रहा था। कुछ में बिजनेस साझेदार नजर आते थे, कुछ ऐसे जिनकी चाल से लगता था वे अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है। उन सबके चेहरे सख्त, हाव भाव नापे तुले, जैसे मुस्कुराना उनके लिए कमजोरी हो। तभी एक नारी की हंसी सुनाई दी। लाल गाउन में, बेहद आकर्षक और आत्मविश्वास से भरी हुई एक औरत जेस की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, हर चीज जानबूझकर मोहक थी। जेस तन गया। हमारी नजरें मिली। उसने इशारे से मुझे बुलाया। डॉन आपको बुला रहे हैं, टॉमस बोला। अभी? हाँ, अभी। मेरे पैर दर्द कर रहे थे। टॉमस ने मुझे संभालकर आगे बढ़ाया। जैसे ही मैं पहुंची, जेस ने बिना देर किए मुझे पास खींच लिया। उसका हाथ मेरी कमर पर कसकर रखा। उसकी पकड़ में एक अघोषित घोषणा थी, ये मेरी है। कैटरीना, ये मेरी पत्नी है, मिसेज मिराबेल रोमानो, कैटरीना। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, एक ठंडी मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में तुलना थी। मैंने महसूस किया, उसकी नजरों से मैं खुद बिखर रही हूं। तो अफवाहें सच थीं, उसने कहा। तुमने हमारी सगाई तोड़ दी और इस औरत से शादी कर ली। मेरे दिल की धड़कनें थम सी गईं। सगाई? वो पहले से मंगेतर था? तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की? मैं बस वहीं खड़ी रही, उस सजे हुए, सुनहरी कमरे के बीच, जहां सब कुछ चमक रहा था, सिवाय मेरे विश्वास के। पार्ट 8 डार्क माफिया रोमांसा। जेस कास्टिलो परिवार का इस कार्यक्रम में भव्य प्रवेश मुझे कतई पसंद नहीं आया। मैं व्यापारिक वार्ता के बीच था जब मैंने नजर के कोने से उन्हें अंदर आते देखा। डॉन कास्टिलो अपने बेटे और बेटी के साथ आया था और उनके चारों ओर सिक्योरिटी का ऐसा घेरा था जैसे वो जंग में आए हों। उसे पता था कि उसका यह नाटकीय प्रवेश प्रेस में सवाल खड़े करेगा, मेरे और उसके रिश्ते को लेकर, और फिर मेरे कारोबार पर शक की बुनियाद डालेगा। यह उसका खेल था, मुझे कमजोर दिखाने का। लेकिन मैं उसका हर पैंतरा समझता था। कमरे में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। कई कारोबारी जिनकी दुनिया साफ दिखती थी, अब मेरी ओर शंका से देख रहे थे। कौन था जिसने मेरे कार्यक्रम की मेहमान सूची में कास्टिलो परिवार का नाम जोड़ा था? यह सोचकर मेरा जबड़ा कस गया। बाकी माफिया परिवार दो एक गार्ड्स के साथ, छिपे हथियारों के साथ आए थे, पर ये बूढ़ा आदमी पूरा बख्तरबंद दल साथ लाया था, जिससे मेरे मेहमान असहज हो उठे। वो मेरे पास तक आ गया। डॉन रोमानो, उसने हंसते हुए कहा। डॉन कास्टिलो, मैंने बस सिर हिलाकर कहा। आपको देखकर आश्चर्य हुआ। मुझे निमंत्रण मिला, उसने बनावटी विनम्रता में कहा,
और सोचा कि अपने भावी दामाद का न्योता टालना अशिष्टता होगी। मैंने बस एक धीमे सिर हिलाकर जवाब दिया, उसकी तानों को अनदेखा करते हुए। शादी की बहुत बहुत बधाई, उसने कहा। धन्यवाद। वो चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए बोला, भाभी साहिबा दिखाई नहीं दे रही? कहीं यहीं होंगी, मैंने संक्षेप में उत्तर दिया। वो मुस्कुराया, अच्छा, अब मुझे अपनी सीट ढूंढनी चाहिए। उम्र हो चली, फिर सीधा मेरी माँ के पास जाकर बैठ गया, जिन्होंने खड़े होकर उसका स्वागत किया। एक पल मेरी नजर माँ से मिली, उनकी आंखों में चिंता थी। मैंने आंखें फेर ली, क्योंकि तभी उसकी बेटी मेरी ओर बढ़ रही थी। कैटरीना। उसकी चाल वही पुरानी थी, धीमी, मोहक और जहर से लिपटी हुई। उसका बदन, उसकी मुस्कान, सब कुछ ऐसा था जैसे किसी साजिश की गंध फैला रही हो। कुछ पल के लिए दिमाग में वो सारे दृश्य चमके, वो रातें, वो जुनून, वो आग। पर मैंने अपनी सांस खींचकर यादों को भीतर दबा दिया। हेलो, स्ट्रेंजर, उसने मीठे जहर सी आवाज में कहा। कैटरीना, मैंने बस कहा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हालांकि सच्चाई इसके ठीक उलट थी। मैंने चारों ओर देखा, टॉमस नजर आया। उसने बस मेरी नजरों के इशारे से हालात समझ लिए। कैटरीना बोली, तुमने हमारे बीच सब बर्बाद कर दिया, जेस। हमें बहुत बातें करनी है, मैंने पत्थर जैसे स्वर में कहा। हमारे बीच और कुछ कहने को नहीं बचा, कैट। वो हंसी, पर वह हंसी तलवार जैसी थी। वो करीब आई, मैं तुरंत एक कदम पीछे हटा। सौभाग्य से तभी टॉमस मीरा को लेकर आ गया। मैंने तुरंत अपनी पत्नी की कमर पर हाथ रखा, एक स्पष्ट इशारा। कैटरीना, ये है मेरी पत्नी, मिसेज मिराबेल रोमानो। उसका पूरा नाम जुबान पर आकर अजीब सुख देता था। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें झुकी हुईं, और मैं सोच रहा था, शायद आज रात वो मुझसे फिर दूर नहीं रह पाएगी। लेकिन कैटरीना ने मेरी ख्यालों की श्रृंखला तोड़ दी। वो बोली, तो अफवाहें सच निकली। तुमने हमारी सगाई तोड़कर इससे शादी कर ली। मैं उसके लहजे को पहचानता था, व्यंग्य और अपमान का मिश्रण। उसकी नजर मीरा पर थी, और मुझे वह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर इससे का मतलब मेरी पत्नी से है, तो हाँ, मैंने कहा। मैंने सगाई तोड़ी और उससे शादी की, उस औरत से जिस पर अब मेरा नाम है। वो ताना कसती हुई बोली, मुझे पता है, तुम बस मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो। ठीक है, जो करना है करो। पर मुझे पता है, अंत में तुम मेरे पास ही लौटोगे। वो अत्यधिक आत्मविश्वास से भरी थी। मैं चाहता था कि उसे वहीं रोक दूं, लेकिन यह सार्वजनिक जगह थी। उसे मैं सबके सामने सबक नहीं सिखा सकता था। उसके पिता ने उसे जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी थी। अब समय आ गया था उसके पंख काटने का। अब तुम जा सकती हो, मैंने ठंडे स्वर में कहा। वो भड़कना चाहती थी। जेस, मैंने उसे घूरकर बीच में रोका। मैं 2 बार नहीं कहता, कैटरीना कास्टिलो। टॉमस, इसे इसकी सीट तक छोड़ आओ। टॉमस ने सिर हिलाया। वह जानता था, मेरे स्वर में आदेश नहीं, फैसला होता है। मैंने मीरा का हाथ थामा और बाकी मेहमानों से उसे मिलवाने लगा। अगर कैटरीना सोचती थी कि ये शादी दिखावा है, तो मैं उसे आज ही यकीन दिला दूंगा कि मीरा अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, चाहे उसकी मर्जी से या नहीं। मैंने गौर किया, मीरा की मुस्कान अब खो चुकी थी। वो ठंडी और औपचारिक थी, जैसे मन से कहीं और हो। जब मैं उसे कुछ लोगों से मिलवा रहा था, उसकी आंखें थकी और अनमनी रही। माफिया परिवारों के लोग जो मुझे और मेरे पिता को जानते थे, उन्होंने मीरा के हाथ की पन्ना जड़ी अंगूठी देखकर सिर हिलाया। ये संकेत था कि वो अब आधिकारिक तौर पर रोमानो परिवार की सदस्य थी।
मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि माँ ने आज रात ही उसे वो अंगूठी दे दी। सोचा था इसमें वक्त लगेगा। कुछ देर बाद मैं उसे वापस टेबल तक लाया। वो अशांत थी, शायद थकी हुई भी। मैं जानता था वो घर जाना चाहती थी, पर कह नहीं पा रही थी। खैर, रात अब लगभग खत्म थी। इस आयोजन का मकसद था मीरा को आधिकारिक तौर पर इस समाज में प्रस्तुत करना, और कास्टेलो परिवार की इस बेवक्त उपस्थिति के बावजूद यह मिशन सफल रहा। अब चलते हैं, मैंने धीरे से कहा, और उसकी थकी आंखों में राहत की झलक मिली। गाड़ी में फिर वही सन्नाटा था। अब की बार वो भी चुप थी, पर उसकी चुप्पी कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। मुझे मन में बार बार सवाल उठ रहा था, उसे किस बात ने इतना परेशान किया है। लेकिन मैं पूछना नहीं चाहता था। उसे लगा तो कि मुझे परवाह है, और मैं अपनी कमजोरी किसी को दिखाना नहीं चाहता। हम महल पहुंचे। रात के करीब 12 बज रहे थे। मीरा पहले उतरी, जबकि मैं धीरे धीरे पीछे आया। जेस, माँ की आवाज आई। वो भी अभी लौटी थी। हमें बात करनी है। मैंने थकी सांस छोड़ी। अगर ये कास्टेलो के बारे में है, माँ, तो मुझ पर भरोसा रखिए। मुझे पता है क्या कर रहा हूँ। क्या सच में? उन्होंने पूछा। वो लोग बहुत चालाक हैं। तुम्हें कैटरीना से सगाई ऐसे नहीं तोड़नी चाहिए थी, मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया। और कैसे तोड़ता? वो कुछ देर चुप रहीं। मैंने कहा, ठीक है, मैंने जैसा किया वैसा ही होना था। फिर मैं बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया, क्योंकि इस खेल में किसी को अपनी सोच का बचाव नहीं करना पड़ता, बस जीत को साबित करना होता है। पार्ट 9 डार्क माफिया रोमांसा। मीरा कमरे में दाखिल होते ही मैं सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई। मन में हलचल थी। कैटरीना के साथ हुई उस असहज बातचीत के बाद मेरे विचार इधर-उधर भटक रहे थे। पता ही नहीं चला कि जेस कब पीछे से आया या नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। मैंने मेकअप वाइप्स उठाए और धीरे-धीरे चेहरा पोंछने लगी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। वो अंदर आया। मैंने आईने में उसका प्रतिबिंब देखा, जैकेट उतारते और कमीज के बटन खोलते हुए। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। शायद उसे एहसास भी नहीं था कि मैं उसे देख रही हूँ। कुछ कहना है? उसने कहा, अब भी सामने देखे बिना। मैंने भीतर झांका। क्या सच में कुछ कहना था, या सिर्फ वो बेचैनी जिसे शब्दों में ढालना असंभव था? मैंने सिर हिला दिया। शब्दों में, मीरा, उसने बिना ऊंची आवाज किए कहा। कुछ नहीं, मैंने बुदबुदाकर कहा। मैं फिर आईने की ओर मुड़ी और दूसरा वाइप उठाया। फाउंडेशन धीरे धीरे अपने रंग के साथ मिटता जा रहा था। इतने में उसने पास आकर कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक गई। उसका स्पर्श गर्म, भारी और नियंत्रित था। वो मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसने मेरे हाथ से वाइप लिया, धीरे धीरे मेरे होंठों पर फेरता गया। उसकी उंगलियों का हर स्पर्श एक साजिश जैसा लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। नहीं, मैं फिर से उसके जाल में नहीं फंसना चाहती थी। मुझे सवाल चाहिए थे, जवाब चाहिए थे, न कि वो आकर्षण जिससे मैं खुद से हार जाती। उसकी उंगलियां मेरे गले के चारों ओर आईं। सांस अटक गई। क्या सोच रही हो? उसके गहरे इटालियन लहजे ने पूरे कमरे का तापमान गिरा दिया। कैटरीना, मैंने कहा, धीमे लेकिन निश्चित स्वर में। वो उसका नाम है ना? उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी। हाँ। क्यों पूछ रही हो? क्यों नहीं बताया कि तुम उससे सगाईशुदा थे? वो हल्का हंसा। कैसे बताता? हम दोनों मुश्किल से बात करते हैं, पत्नी। मैंने गुस्से से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है तुम क्या बोल रहे हो? 1 हफ्ते पहले जिस औरत को किडनैप किया था, उससे शादी कर लेते हो।
और अब कहते हो कि ये सब सामान्य है। वो हंस रहा था। वो शख्स जिसे मैं गुस्से से देख रही थी, शांति से मुस्कुरा रहा था। तुम पागल हो, मैंने चिल्लाकर कहा और उसे सीने पर धक्का दिया। वह हिला तक नहीं। मैं उसे बार बार मारती रही। मीरा, बंद करो, उसने कहा। मैं नहीं रुकी। आंसू अपने आप आंखों से गिरने लगे। अचानक उसकी झल्लाहट फूटी। उसने आईने को एक झटके में दीवार से तोड़ दिया। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। मैं पीछे की दीवार से टकराई और अगले ही पल उसने मेरा दोनों हाथ ऊपर कर जोर से थाम लिया। शांत हो जाओ, उसकी आवाज भारी और नियंत्रित थी। तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते, मैंने कांपते स्वर में कहा। मैं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी हो। मुझे परवाह नहीं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैंने चिल्लाया। वो मुस्कराया। अच्छा है, जल्दी प्यार करने लगो। ये मैं नहीं चाहता। उसने झुककर मेरी गर्दन को छुआ और मैं सिहर गई। उसका हाथ मेरे जांघों तक पहुंचा। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वो फुसफुसाया, मत विरोध करो। उसकी अंगुलियां मेरे गाउन के नीचे सरक गईं। सांस रुक गई। मुझे छोड़ दो, मैंने लगभग कनपटी तक आवाज दबाकर कहा। यकीन है? उसने धीमे स्वर में पूछा। मैं तुम्हारी किसी खेल की हिस्सेदार नहीं हूं, मैंने सख्त आवाज में कहा। वो रुका, आंखें मिली। तो तुमने उसकी बातें दिल पर ले ली, कैटरीना की? और अगर ले ली तो? उसके होंठ पर वही निर्भीक मुस्कान आई। मेरी पत्नी जलती है। नहीं, मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती, मैंने आंसुओं के साथ कहा। वो झुका, धीरे से फुसफुसाया। तुम्हारा शरीर कुछ और कह रहा है। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छू गईं और मैं थरथरा उठी। वो रुका, फिर उतनी ही शांति से बोला, मुझे आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझे नहीं चाहती। मैंने कोशिश की बोलने की, पर आवाज नहीं निकली। शब्दों की जगह सिसकी निकली। बस अगले ही पल उसने मुझे छोड़ा और पीछे हट गया। मेरे चेहरे पर उंगलियां टिकाईं। जाकर खुद को संभालो, मैं बाथरूम की और भागी। आईने में अपना अस्तव्यस्त चेहरा देखकर भीतर कांप गई। मैं खुद को नफरत करनी चाहिए थी कि उसने मुझे इस तरह छुआ। फिर भी मेरा दिल धड़कता रहा। यह जुनून बीमारी बनता जा रहा था। मुझे इससे निकलना था। अब नहीं तो कभी नहीं। जब बाहर आई, मैंने पहली बात कही, मुझे अपना अलग कमरा चाहिए। वो फोन पर था, पर मेरी आवाज सुनते ही उसने कॉल काट दी। क्यों चाहिए? उसने पूछा। यह कमरा हम दोनों के लिए काफी है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो मुस्कराया। अपरिहार्य सच से भाग रही हो, पत्नी? मैं भाग नहीं रही, मैंने पलटकर कहा। यह झूठ था, लेकिन उसे जानने की जरूरत नहीं थी। अगर नहीं भाग रही, तो यहीं रहो। उसने सीधी नजरें मुझ पर डाली। मैंने उसकी तरफ देखा, उस पत्थर जैसे जबड़े को, उसके शरीर के उस आत्मविश्वास को जो किसी योद्धा जैसा लगता था। और एक बार फिर डर और आकर्षण एक साथ मुझ में घुल गए। पर मैंने अपने कदम नहीं खींचे। मैंने खुद को संभालते हुए बस इतना कहा, ठीक है, मैं यहीं रहूंगी। और शायद वहीं से मेरे भीतर की वो अदृश्य जंग सच में शुरू हुई। मीरा, ठीक है। मेरी आंखें चौड़ी रह गईं जब उसने बिना बहस किए हामी भर दी। मैंने तो बस जिद में कहा था, लेकिन उसने इतनी आसानी से मान लिया, यह सोचकर ही हैरानी हुई। तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता मिलेगा, उसने जोड़ा। नहीं, मैंने तुरंत विरोध किया। मुझे यह स्थायी चाहिए, वो बोला। यह तुम्हारे तय करने की चीज नहीं है। लेकिन उसने मुझे बीच में रोका। 1 हफ्ता।
अगर तुमने समझदारी से बर्ताव किया तो शायद मैं इसे बढ़ा दूं। फिर उसने थकान से जम्भाई ली। पहली बार लगा कि वो इंसान भी है। रात काफी बीत चुकी थी। दिन लंबा रहा था और मैं उसकी नींद में खलल डाल रही थी। वो बाथरूम में गया और मैं अपने पाजामे में बदलकर बिस्तर पर जा गिरी। जैसे ही पीठ तकिए से लगी, मुझे एहसास हुआ मैं कितनी थक चुकी हूं। सुबह आंख खुली तो उसका हिस्सा खाली था। यह कोई नई बात नहीं थी, वो हमेशा सुबह जल्दी निकल जाता था। मैं बाथरूम में गई तो देखा, फर्श पर टूटे शीशे का कोई निशान नहीं था। पूरा टेबल साफ सुथरा कर दिया गया था। कैसे? कब? मुझे पता भी नहीं चला। जैसे ही बाहर आई, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकरानी ट्रे लेकर खड़ी थी। गुड मॉर्निंग, मिसेज रोमानो। गुड मॉर्निंग, मैंने कहा, हालांकि मन में उलझन थी। ये आपका नाश्ता है, मैंने भौहें चढ़ाई। यहाँ? मैं नीचे जाकर क्यों नहीं खा सकती? वो एकदम घबरा गई। उसके साथ खड़े गार्ड ने जवाब दिया, डॉन रोमानो ने सख्त आदेश छोड़े हैं। आप कमरे से बाहर नहीं जाएंगी जब तक वो लौटकर न आए। क्या? वो आज सुबह प्यूर्टो रिको गए हैं। यही हिदायत दी गई है। क्या? और वो कब लौटेंगे? पता नहीं, मैडम। मैं बंद नहीं रहूंगी यहाँ, मैंने कठोर स्वर में कहा। दरवाजा खोलो, गार्ड बोला। माफ कीजिए, पर डॉन का आदेश अंतिम होता है। मेरे कानों में खून उबलने लगा। गुस्से में मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। यह खाना ले जाओ। पर नौकरानी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने चिल्लाकर कहा ना, ले जाओ, और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। कई घंटे बाद फोन बजा। शायद वही था जिसने मुझे इस कमरे में कैद किया। कई नौकराने और गार्ड दस्तक दे चुके थे, कहते थे कि अगर मैंने खाना नहीं खाया तो डॉन उनका सिर कटवा देगा। मैंने फोन उठाया, स्वर में झुंझलाहट थी। हेलो, कौन? तुम खुद को भूखा रख रही हो, मेरी पत्नी। मुझे इतना याद कर रही हो क्या? मेरे अंदर आग जल उठी। यह तब एहसास हुआ कि मेरे पास अपने ही पति का नंबर भी सेव नहीं था। कितना बीमार रिश्ता था यह। तुम कमीने हो, मैंने कहा। वो हल्के से हंसा। कुछ नया बताओ। तुम्हें सब पर नियंत्रण चाहिए। तुम घटिया इंसान हो, जेस रोमानो। मुझे तुमसे नफरत है, मैंने लगभग चीखते हुए कहा। फोन जमीन पर पटकने का मन हुआ, पर मुझे होश था। यही फोन मेरे भाई से बात करने का एकमात्र जरिया था। वो शांत था, लेकिन उस चुप्पी में भी उसकी मुस्कान महसूस की जा सकती थी। कुछ खा लो, मीरा। मैं तुम्हें स्वस्थ देखना चाहता हूँ। अगर मैं नहीं रहना चाहूँ तो? अगर मैं मरना पसंद करूँ तुम्हारे साथ रहने से? कुछ पल का सन्नाटा। शायद पहली बार मैंने उसे निरुत्तर किया था। मेरे होठों पर थोड़ी सी जीत की मुस्कान आई। पर फिर वो बोला, तुम ऐसा नहीं चाहती। खाना खाओ, ताकि मुझे वापस आकर तुम्हें मजबूर न करना पड़े। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोहराया, मीरा, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे कानों ने सुनना बंद कर दिया। फोन काटा और नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई। इस बार मैंने खुद उठकर दरवाजा खोला। वही सुबह वाली नौकरानी थी। मेरे स्वर में नरमी थी। सुबह की बात के लिए माफी चाहती हूँ। वो मुस्कुराई, कोई बात नहीं, मैडम। बंद कमरे में रहना आसान नहीं होता। वो बहुत युवा थी, मुश्किल से 20-22। कुछ पल को लगा, काश उससे दोस्ती कर पाऊं, पर फिर मन में आया, शायद वो भी जेस का जासूस हो। धन्यवाद, बस इतना कहा और ट्रे ले ली।
मैंने टीवी चालू किया और खाते खाते फिल्म देखने लगी। अब जब घर से बाहर नहीं जा सकती, तो इस कमरे की जेल में ही वक्त काटना था। सोशल मीडिया ऐप खोला। मेरे पुराने दोस्त और ग्राहक पूछ रहे थे, कहाँ हो? बेकरी बंद क्यों है? पढ़ते पढ़ते दिल भारी हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत वक्त से कुछ बेक नहीं किया। बेकिंग ही तो मेरा सहारा था, माँ बाप के गुजरने के बाद, कॉलेज के दिनों में और अपने छोटे भाई की परवरिश के लिए। अब वह सब खत्म था। मेरा भाई, वही लापरवाह रॉबर्टो, जो मेरी लाख कोशिशों के बावजूद पिता के रास्ते पर ही चल पड़ा। और अब मैं उसके किए की सजा भुगत रही थी, उस शैतान की पत्नी बनकर। मैंने ठंडी सांस ली। तुमने फिर बेवकूफ बनाया, जेस, मैंने कमरे के सन्नाटे में फुसफुसाया। 1 हफ्ते की आजादी और ये निकला कैद। मैंने छत की ओर देखा। कमरे की ऊंची छत जैसे मुझ पर झुक आई हो। मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, मैंने खुद से कहा। आवाज धीमी थी, पर इरादा उतना ही ज्यादा मजबूत। पार्ट 10। डार्क माफिया रोमिंक। जेस प्यूर्टो रिको की यह यात्रा कई हफ्तों पहले तय की गई थी। जैसे ही मैं अपने प्राइवेट जेट से उतरा, हवा की नमी चेहरे पर लगी और मेरे माथे की शिकन गहरी हो गई। हैंगर से विला तक पहुंचने में उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। मैं सोच रहा था कि टॉमस ने ये बैठक इतनी दूर क्यों रखी, आर्मांडो रिवास से मिलने के लिए। ठीक उस वक्त जब मैं इस सफर से ऊबने लगा, कार एक विशाल विला के सामने मुड़ी जो समुद्र के किनारे बना था। गाड़ी से उतरने ही वाला था कि माँ का कॉल याद आया। उन्होंने बताया कि मीरा ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। मैंने सिर झुंझलाकर पीछे टिकाया। वो जरूरत से ज्यादा जिद्दी थी। मुझे पता था कि वो गुस्से में थी क्योंकि मैंने उसे कमरे में बंद रहने को कहा था, लेकिन वही उसकी सजा थी, अपने कमरे से अलग होने की जिद के लिए। कुछ दिनों में लौटकर मैं उसे मना लूंगा, शायद, या नहीं। फिर मैंने पहली बार उसे खुद कॉल किया। शायद वो मेरा नंबर भी नहीं जानती थी। अगर जानती तो कॉल कभी नहीं उठाती। उसी उम्मीद के मुताबिक उसने जैसे ही फोन उठाया, मुझ पर चीख पड़ी, गुस्से में, क्रोध में, और ईमानदारी से कहूं तो यही बात उसे और आकर्षक बनाती थी। उसकी तकरार, उसकी बेचैनी मुझे भड़काने के लिए काफी थी। मेरे मन में एक ही ख्याल आया, मैं उसे इतना उकसाऊंगा कि हम अपनी नाराजगी को जुनून में बदल देंगे। लेकिन अंत में मुझे उसे डराना पड़ा ताकि वो कुछ खा ले। मेरी पत्नी भूखी रहे, ये बर्दाश्त नहीं था। तभी एक गार्ड ने गाड़ी की खिड़की पर दस्तक दी। मैंने सनग्लास हटाकर पूछा, क्या हुआ? डॉन, वो आपका इंतजार कर रहा है। संकेत समझ गया। अब इस खेल का सूत्रपात होना था। जैसे ही अंदर पहुंचा, सिगार की गंध ने हवा भर दी। चारों ओर हथियारबंद लोग, हर निगाह तैयार, किसी भी पल खिंची हुई ट्रिगर दब सकती थी। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, उम्मीद है यह बैठक बिना खून खराबे के खत्म हो जाए। कार्टेल वाले होते ही ऐसे हैं, उनके लिए हर मुलाकात सत्ता का खेल होती है। मुझे छत पर ले जाया गया जहां वो बैठे थे। टेबल के सिर पर अरमांडो रिवास, वो जगह जो आम तौर पर मेरी होती थी, पर आज उसे छूट दे रहा था, क्योंकि इस सौदे की अहमियत मैं जानता था। भरोसे की कोई गारंटी नहीं थी, पर वक्त की जरूरत थी। हमने हाथ मिलाए। डॉन रोमानो। रिवास, मैंने सिर हिलाया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, भाई। उसके साथ आए 2 और आदमी भी वहीं बैठे थे, मेरे मुताबिक जरूरत से ज्यादा भीड़। यह एक से एक बात होने वाली थी, तमाशा नहीं।
हम बैठे। सुना है तुमने शादी कर ली, वो भी बहुत खूबसूरत औरत से, रिवास ने धुआं उड़ाते हुए कहा। धन्यवाद, मैंने औपचारिक स्वर में कहा। निमंत्रण नहीं भेजा? समारोह छोटा रखना चाहा था। वो हंसा। शायद कास्टेलो परिवार को और भड़काना नहीं चाहते थे। सही, मेरे जबड़े तने। मैंने नजरें फेर ली। सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो बताओ, क्या चाहिए? अब जो मार्ग हमारे सामान के लिए कैरिबियन से जाता है, वो जोखिम भरा हो गया है। एक गद्दार की वजह से पुलिस के छापे बढ़ गए थे। अब रिश्वतों से भी काम नहीं चल रहा था। मुझे एक नया रास्ता चाहिए था, और प्यूर्टो रिको उसका हल हो सकता था। फोन पर जो चर्चा हुई, बस वही, मैंने कहा। प्यूर्टो रिको को नई शिपमेंट का ट्रांजिट पॉइंट बनाना है। वो मुस्कराया। फायदे का हिस्सा क्या होगा? उसके इस सवाल पर मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया। तुम्हें मेरे मुनाफे का 20% मिलेगा। वो और उसके साथी हंसने लगे। रोमानो, तुम्हारी कमाई मैं जानता हूं। मुझसे मजाक मत करो। अगर मेरी कमाई जानते हो, तो ये भी समझो नुकसान कितना बड़ा है। मैं तुम्हें मुनाफा बचाने में मदद कर रहा हूं, उसने कहा, लेकिन इसकी कीमत जरूर वसूलूंगा। मैंने दांत भींचते हुए पूछा, कीमत बोलो। वो बोला, नवारो की लीगल कंपनी हमें सुरक्षा देगी, और हमें चाहिए 60% हिस्सा। मैंने नजरें तरेरी। रिवास, तुमने होश खो दिए हैं? वो हंसा। तुम्हारा पैसा, ताकत और रुतबा डगमगा रहा है। तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं बस उसका फायदा उठा रहा हूं। मैंने सांस थामी और बोला, 30% कानूनी सुरक्षा के बदले। मुझ पर और भार नहीं डालो। वो झुककर बोला, जैसे कि आने वाली कास्टलो से जंग, या तुम्हारे अपने परिवार का नाराज होना क्योंकि तुमने एक कमजोरी से शादी कर ली। फिर वो जोर से हंसा, और उसके दोनों साथी नकली हंसी के साथ शामिल हो गए। मुझे पता था वो कितना नीचे गिर चुका है। मैंने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, सावधान रहो, रिवास। भूलो मत तुम किससे बात कर रहे हो। अगर मैं चाहता, तो उसी वक्त गोली चला देता। सबसे बुरा जो होता, मेरे आदमी और उसके बीच गोलीबारी। वो बोला, माफ कीजिए, डॉन रोमानो, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अब भी बची हुई थी। मैंने कहा, 35%। न ज्यादा, न कम। क्या ये सौदा पक्का है? वो रुका, फिर बोला, हाँ, मान लिया। वकील ने दस्तावेज लाए। 1 घंटे बाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मैं अपने कुछ लोग तुम्हारे साथ भेजूंगा, मैंने उठते हुए कहा। वो मुस्कराया। भरोसा नहीं है मुझ पर कि मैं तेरी शिपमेंट नहीं चुराऊंगा। मैंने उसके कंधे पर हल्की थपकी दी। इस अंडरवर्ल्ड में भरोसा सबसे महंगी चीज है, रिवास। और मेरी मुस्कुराहट के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। कुछ ही घंटों में उसके कंधे पर लगी सुई धीरे धीरे जहर घोलना शुरू कर देगी। और तब रिवास को एहसास होगा, जिस रोमानो से उलझना मौत को न्योता देने जैसा है। मीराजेस के कमरे में बंद हुए मुझे 2 दिन हो चुके थे। मैं बोरियत से पागल हो रही थी। कमरे में टहल चुकी थी, फर्श पर बैठ चुकी थी। फिल्में देख देख कर भी अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब भी मैंने गार्ड्स को बाहर जाने का कोई बहाना दिया, वे कोई न कोई उपाय निकाल लाते। जैसे जब मैंने कहा, मुझे जिम जाना है, तो कमरे में ही जिम मैट और एक आईपैड रख दिया, जिसमें होम वर्कआउट ट्यूटोरियल्स के वीडियो थे। मुझे इतना गुस्सा आया कि कुछ तोड़ डालने का मन हुआ। और ऐसी मैं नहीं थी, लेकिन अब मैं बदल रही थी। उप से भरी दोपहर में मैंने आसपास देखने का सोचा। पहले डर के मारे उसकी चीजों को छूती भी नहीं थी, पर अब जब मैं कैद थी, तो सोचा, आखिर इस कमरे में है क्या? मैंने पलंग के पास की दराजें खोली, पहले अपनी, फिर उसकी।
ज्यादातर सामान्य चीजें, कुछ डायरी, पेन, पासपोर्ट, कुछ कंडोम पैकेट और एक सफेद रुमाल जिस पर लाल दाग था। मैं सोचने लगी, ये दाग वाइन का था या खून का? सब सामान्य लगा जब तक मैंने उसकी तरफ की बीच वाली दराज नहीं खोली। वो बंद थी। ताले में कोई चाबी भी नहीं थी। मैंने कमरे में चाबी ढूंढनी शुरू की, कहीं तो मिल जाएगी। मैं दराज तोड़ना नहीं चाहती थी, वरना उसे पता चल जाता कि मैंने उसकी चीजें छेड़ी हैं। खोजते खोजते मैंने नीचे वाली दराज खोली और ठिठक गई। अंदर एक चमकदार पिस्तौल रखी थी। नई थी, जैसे अभी अभी खरीदी गई हो। मैंने उसे उठाया। पहली बार किसी बंदूक को हाथ लगाया था और अजीब सी जिज्ञासा जागी, क्या ये सच में उतनी ही खतरनाक होती है जितनी लगती है? वो खाली थी, लेकिन भारी। मैंने ट्रिगर दबाया, क्लिक की आवाज आई और सन्नाटा फैल गया। कहीं ना कहीं मन में ख्याल आया, काश जेस ने मुझे अलाना से ट्रेनिंग लेने से नहीं रोका होता। शायद तब आज मुझे ये ठीक से चलाना भी आता। मैं पिस्तौल लेकर खिड़की के पास गई। मोटी, भारी पर्दे हटाए तो दूसरी ओर एक कांच का स्लाइडिंग दरवाजा दिखा। वो बालकनी की ओर खुलता था। बाहर का नजारा बेहद खूबसूरत था, समंदर, हवा, खुले आसमान का विस्तार। फिर भी ये दरवाजा हमेशा बंद क्यों रखा जाता था? क्या मैं किसी से कह सकती थी कि इसे खोल दे? मैंने बंदूक पलंग पर रखी और दरवाजे की ओर गई। अंदर से खटखटाया। गार्ड ने चाबी घुमाई और झांक कर पूछा, जी मैडम। मैंने कहा, बाहर जाने वाले दरवाजे की चाबी है तुम्हारे पास? मुझे थोड़ी हवा चाहिए, उसने घबराकर कहा। माफ कीजिए, डॉन ने मना किया है। कोई भी वहां नहीं जा सकता। क्यों? मैंने पूछा। उसका जवाब सिर्फ डॉन ही दे सकते हैं, वो बोला और मुझे बीच में रोककर कहा, और कुछ चाहिए, मैडम? नहीं, मैंने कहा, और वो बाहर से दरवाजा फिर से बंद कर गया। कई घंटे और बीत गए। मुझे कब झपकी आ गई, पता ही नहीं चला। दरवाजे की आवाज से नींद टूटी और मैं झट से उठ बैठी। वो था। वो लौट आया था। मैंने उसकी ओर देखा। लेदर जैकेट, सफेद शर्ट, काली जीन्स, धूप के चश्मे के पीछे छिपी आंखें और परफ्यूम की महक। हाय, खूबसूरत, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उठ खड़ी हुई, गुस्से से भरी। तुम घटिया आदमी हो, मैंने जला भुना स्वर निकाला। वो बोला, अरे थोड़ा शांत रहो ना। तभी एक और दरवाजा खुला। गार्ड कुछ शॉपिंग बैग्स लेकर अंदर आया। जेस ने हल्के स्वर में कहा, ये तुम्हारे लिए लाया हूं। मैंने तिरस्कार से कहा, मुझे तुम्हारी दी हुई कोई चीज नहीं चाहिए। छोड़ो, उसने गार्ड से कहा। वो बैग रखकर चला गया। अब कमरे में सिर्फ हम दो थे। सिर्फ 2 दिन हुए हैं, मीरा, उसने कहा और चश्मा उतार दिया। तुम्हारे नजरिए से कहो तो आसान होगा, मैंने ताना मारा। मगर मेरे लिए ये 2 दिन 2 साल जैसे लगे। मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। मैं कोई वस्तु नहीं हूं। मेरा नाम मीरा वैलेंटे है। और अगर मेरे पिता जिंदा होते तो कभी नहीं होने देते कि मुझे कोई इस तरह बंद करे। आंखों से आंसू झर गए। वो नजदीक आया। मैंने झटपट पलंग से पिस्तौल उठाई, उसे सीधे उसकी ओर तान दिया। एक कदम और बढ़ाया तो गोली मार दूंगी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन नजरें टिकी थी। वो रुका नहीं। धीरे धीरे और करीब आया, इतना कि उसकी सांस मेरी उंगलियों को छूने लगी। गोली चलाओ, उसने कहा। करो, मीरा, चलाओ। वो इतना पास आया कि बंदूक की नोक उसके माथे से सटी। मैं चाहती थी, काश उसमें एक गोली होती।
ताकि मैं इस राक्षस का अंत कर दूं। पर मैंने ट्रिगर दबाया और क्लिक, बस आवाज आई। गोली नहीं। वो हंस पड़ा। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? हाँ, करती हूँ, मैंने कहा। उसने मेरी बाह पकड़ ली। पिस्तौल मेरे हाथ से गिर गई और अगले ही पल वो मुझे जोर से अपने पास खींच लाया। मेरा विरोध बेअसर था। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे पर चलीं। आंसू पोंछे। मुझे अपनी औरतों के आंसू पसंद नहीं। और कितनी औरतें रखी हैं तुमने, डॉन रोमानो? मैंने पीछे हटते हुए कहा। वो हंसा। बस मान लो, तुम सब में सबसे खास हो। उसके होंठ मेरे करीब आए। एक पल को चाहत और क्रोध घुल गए। मेरी आंखें उसके होंठों पर टिक गईं। मैं खुद से लड़ रही थी। मन कह रहा था छू लो, आत्मा कह रही थी भागो। उसकी उंगलियां मेरे बदन पर सरकी और मेरे भीतर का तूफान जाग उठा। मैं कांपी, नहीं डर से, बल्कि उस एहसास से जो मैं चाहकर भी नकार नहीं पा रही थी। कमरा सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ सांसों की आवाज बाकी रह गई। जारी रहेगा।